चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक अग्रवाल। सॉरी, थोड़ी सी आज लाइट की प्रॉब्लम है, इसलिए आपको मैं शायद क्लियरली दिख रहा हूँ, बट स्टिल आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका हम बात करेंगे जेनेटिक्स के यूनिट 1 की। तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की जेनेटिक्स सब्जेक्ट है, उसमें यूनिट 1 की बात करेंगे, जिसमें हम मेंडल के लॉज की बात करेंगे। उसमें हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स की बात करेंगे, लेयर्स इन द सेंस डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ट्रेट्स, डेफिनेशंस एंड मैनी मोर। जस्ट बी स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो। अगर हम नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, व्यू कर दीजिए, जितने भी शेयर कर दीजिए, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जल्दी 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 कर दीजिए, जल्दी जल्दी एक्टिवनेस से आगे बढ़ती है। तब तक के लिए अपना सपोर्ट बनाए रखना, इस चैनल के साथ अपना सपोर्ट बनाए रखना, कमेंट कर देना अगर आपको टॉपिक चाहिए हो। तब तक के लिए बढ़ते हैं इस टॉपिक पे। लेट्स बैक टू द टॉपिक। ओके, तो अगर हम बात करें जेनेटिक्स की, पहले हम बात करेंगे कॉमन टर्म्स की। जीनोम हमने पढ़ा होगा अर्लियर क्लासेस में। जीनोम जीनोम मोस्टली वर्ड सुनते भी हैं तो समझ नहीं आता कि क्या होता है ये। जीनोम होता है अ कंप्लीट सेट ऑफ जीन एट ऑर्गेनिज्म लेवल इज कॉल्ड जीनोम। मतलब कि हमारे बॉडी में जितना भी जेनेटिकल लेवल है, यानी कि जितना भी का कंटेंट है ना, एक पूरे डीएनए को बोलते हैं, पूरे के पूरे जेनेटिक मटेरियल को हम जीनोम बोलते हैं। जीनोम मतलब पूरा का पूरा घर है ना हमारा, उस पूरे के पूरे घर में जितने भी लोग रहते हैं उनको सबको मिला के हम जीनोम बोलते हैं। यानी कि हमारी बॉडी में जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल भरा पड़ा है उस सबको जीनोम बोलेंगे। ठीक है, एक ह्यूमन के अंदर 30,000 जीन्स होते हैं। ठीक है, 30,000 जीन होने की वजह से क्या होता है कि वो जीनोम बनाते हैं। 30,000 जीन मतलब जितने भी लोग रहते हैं ना घर के अंदर, वो घर क्या है, सेल है। उस घर के अंदर जितने भी रूम्स हैं वो है हमारा न्यूक्लियस। और वो जितने भी लोग उस घर में, टोटली जॉइंट फैमिली है या फिर जितने भी लोग रहते हैं उस घर में, उन सभी लोगों को मिला के क्या बनता है, जीनोम। फॉर एग्जाम्पल 5 लोग रहते हैं तो 1+2, एक इंसान को एक बोल दिया, दूसरे इंसान को दो बोल दिया, तो ऐसे 1+2+3+4+5 इज इक्वल टू जीनोम। ठीक है, अच्छा, जीनोटाइप की अगर हम बात करें, जीनोटाइप क्या होता है, तो नाम से पता चल रहा है जीन। जीनो जीन मीन्स इट्स अ जेनेटिकल मेकअप ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच डिफाइंस द फिनोटाइप। मतलब कि ये एक ऐसा एक्सप्रेशन ऑफ जीन होता है जो कि हमारे स्ट्रक्चर और फंक्शनल बेसिस के लिए, हमारे फंक्शनल यूनिट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ जीन की, जीन का फंक्शन क्या होता है, जीन का फंक्शन सिंपल होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करता है, इनहेरिटेबल कैरेक्टर होता है। हमारी बॉडी में जितने भी हमारे मम्मी पापा हैं, हमारे जितने भी यानी कि सबके मम्मी पापा होते हैं, तो उन सबके मम्मी पापा के जितने भी जीन्स हैं वो हमारी बॉडी में ट्रांसफर हुए। तो हमारे कुछ कैरेक्टर मदर से होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स फादर से होते हैं। फिर हम जिससे मैरिड करते हैं, फिर उन दोनों को मिला के दूसरी जनरेशन बनती है। उनके जो होते हैं जीन उसमें बच्चे में होते हैं, बच्चे में फादर के भी होते हैं और मदर के भी होते हैं। फिर वो आगे जाके किसी से मैरी करता है, फिर उसके अगली जनरेशन में बच्चे के भी होते हैं और पेरेंट्स के भी होते हैं। मतलब बच्चे के अपने खुद के भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा मेजोरिटी में पेरेंट्स के होते हैं, फादर एंड मदर के। ठीक है, तो जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो हेरिडेटरी मटेरियल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें वो हेरिडेटरी मटेरियल को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। मतलब कि हेरिडेटरी ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। जीन प्राइमरीली परफॉर्म टू कैरेक्टरिस्टिक्स। जीन जो है वो प्राइमरीली टू कैरेक्टरिस्टिक्स परफॉर्म करता है, जिसे हम बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस और इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है और इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में हेल्प करता है। जीन पूल की अगर हम बात करें, अ डाइवर्सिफाइड सेट ऑफ जीन। जीन पूल, पूल से क्या याद आ रहा है आपको, पूल में स्विमिंग पूल याद आ रहा होगा। स्विमिंग पूल से क्या याद आ रहा है कि स्विमिंग पूल में जितने भी लोग हैं, अब उन सब लोगों का जीन को प्लस कर दो, तो जितना भी जीन का जितना भी वो आएगा ना, जीन का जितना भी आउटपुट आएगा, उसे हम बोलते हैं जीन पूल। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक पूल है, उस पूल को आप समझ लो धरती, इस पूरी की पूरी धरती पे। ठीक है, एक पर्टिकुलर कंट्री है, उस कंट्री को आप पूल समझ लो, स्विमिंग पूल। उसके अंदर जितने भी लोग हैं उसे आप स्विमिंग पूल के अंदर के लोग समझ लो। अब उन सभी लोग यानी कि सभी पॉपुलेशन का जो जीन है उनको हम प्लस कर दें तो वो बन जाएगा जीन पूल। मतलब अ डाइवर्सिफाइड सेट ऑफ जीन इन अ पॉपुलेशन, सम ऑफ ऑल द एलियंस इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं उन सबका जीन को अगर हम प्लस कर दें तो उसे हम बोलते हैं जीन पूल। ठीक है, अ डाइवर्सिफाइड सेट ऑफ जीन इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, ये एक डाइवर्सिफाइड फॉर्म ऑफ जीन है, डाइवर्सिफाइड सेट ऑफ जीन। डाइवर्सिफाइड मतलब सेट ऑफ जीन हमारे अंदर होते हैं, डिप्लॉयड सेल्स होते हैं हम 20 से, हमारे अंदर 46 जीन होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, सॉरी। ठीक है, तो उसके बेस पे क्या होता है कि जब हम सभी लोगों का जीन मैच कर लेते हैं, प्लस कर देते हैं ना, तो उस प्लस करके जो आउटपुट आता है उसे हम बोलते हैं जीन पूल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ज्यादा नहीं है, बस ये सिंपल सिंपल टर्म्स है। जीनोम क्या हो गया, हमारे जितना भी जेनेटिकल मटेरियल है उसे हम जीनोम बोलते हैं। जीनोटाइप क्या होता है, जो हमारा जेनेटिकल मेकअप होता है, जो मेरा अंदर का जेनेटिक मेकअप है। मेरे नाखून ऐसे क्यों दिखते हैं, क्योंकि मेरे जीन्स ऐसे हैं। मेरी बॉडी में एंजाइम्स निकलते हैं क्योंकि मेरे जीन्स वैसे हैं। मेरी बॉडी में हेयर काले कैसे हैं, क्योंकि मेरे अंदर जीन है। जीन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, वो प्रोटीन कैरेटिन रिलीज करेगा, और कैरेटिन की वजह से हमारे बाल काले होते हैं। हमारे नाखून स्ट्रॉन्ग कैसे है, कैरेटिन की वजह से। हमारी बॉडी काली कैसे है, मेलानिन की वजह से। ये सारे के सारे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। प्रोटीन सिंथेसिस कौन करेगा, जीन करेगा, और जीन की वजह से क्या होता है, हमारा जेनेटिकल मेकअप होता है। ठीक है, तो हमारे जीनोटाइप क्या करता है, फिनोटाइप को डिपेंड करता है। यानी कि
फिनोटाइप इज डिपेंडेंट अपॉन जीनोटाइप। ओके, हमारा जो फिनोटाइप होता है यानी कि हमारा फिनोटाइप, अब भैया फिनोटाइप क्या, आपने कोई नई टर्म बोल दी। फिनोटाइप कुछ नहीं होता, जीनोटाइप फिनोटाइप भाई भाई, जीनोटाइप जेनेटिक मटेरियल, फिनोटाइप फिजिकल कैरेक्टर। फिनोटाइप मतलब फी मींस फिजिकल, फिजिकल मींस शारीरिक, शारीरिक मींस हमारे जितने भी शारीरिक तत्व, शारीरिक हमारी जितनी भी क्वालिटीज होती है ना हमारे शरीर से रिलेटेड, उसे हम बोलते हैं फिनोटाइप। और जीनोटाइप जेनेटिक, जेनेटिक मींस हमारे रक्त से, हमारे खून से, हमारे अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल है उसकी वजह से हमारा क्या होता है, फिनोटाइप डिसाइड होता है। मतलब कि फिनोटाइप जो है यानी कि हमारा जो शारीरिक कैरेक्टर है वो हमारे अंदर जितना भी खून है, जितना भी मटेरियल डीएनए मटेरियल है वो सारे के साथ डिपेंड करेगा उस पर। ठीक है, जैसे हमारा डीएनए होगा उसी के बेस पे हमारा शरीर होगा, तभी किसी का शरीर ज्यादा काला होता है, किसी का गोरा होता है, किसी का मोटा होता है, किसी का हल्का होता है, किसी के अंदर प्रॉब्लम्स होती है, किसी के अंदर नहीं होती, कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ एबनॉर्मल होते हैं, डेट्स इट। ठीक है, डिस्पाइट कैरिंग सेम सेट ऑफ जीन व्हाट मेक्स अस डिफरेंट। अगर हम बात करें कि भैया आपने तो कह दिया कि सबके सब जीन सेम होते हैं, तो फिर जब जीन सबके सेम होते हैं यानी कि हमारी बॉडी में, मेरी बॉडी में भी जीन्स हैं, आपकी बॉडी में भी जीन्स हैं, आपकी मम्मी के फॉर्म में भी जीन्स हैं, आपकी पापा की बॉडी में भी जीन्स हैं, तो अगर सबकी बॉडी में जीन्स ही हैं तो फिर हम सब एक जैसे क्यों नहीं दिख सकते, है ना। हम एक जैसे क्यों नहीं दिख जाते, हम एक जैसे भी तो दिख सकते हैं अगर हमारी बॉडी में जीन्स है, पर हमें क्या अलग अलग क्यों करता है कोई, हम अलग अलग कैसे जीतते हैं, सब लोग जितने भी पॉपुलेशन है सारे अलग अलग है एक दूसरे से, कैसे, बिकॉज उनके अंदर जो एलील्स होते हैं, एलील्स क्या होते हैं भैया आपने तो बताया ही नहीं। एलील्स मतलब ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स यानी कि अब एक जीन है जो मेरे हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अब हाइट तो बड़ी भी होती है छोटी भी होती है, तो एक जीन होएगा जो मेरी बड़ी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मेरी हाइट अब बड़ी है और आपकी छोटी है, या फिर आपकी बड़ी है मेरी छोटी है, तो फिर कैसे होगा, आपकी बॉडी में ना दो जीन होंगे, एक होएगा जो आपकी बड़ी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होएगा, एक होगा जो आपकी छोटी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जब हम उन दोनों को कंबाइन करते हैं ना तो वो एक पर्टिकुलर जीन हमारी एक हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो, ये देखो, ये मेरा, ये जीन है जो कि कैपिटल हाइट के, ये सॉरी, ये ले लो, जो ये मेरी बोतल है ये कैपिटल टोल के लिए मतलब लंबी हाइट के लिए जीन है, और ये जो एसी रिमोट है ये स्मॉल हाइट के लिए जीन है। अब क्या होगा, ये दोनों के दोनों जो है तो हाइट के लिए ना, ये दोनों ऐसा तो नहीं है कि किसी और को कर रहा है किसी और को, दोनों हाइट को ही कर रहे हैं ना, बस ये छोटा कर रहा है ये बड़ा कर रहा है। ठीक है, तो होगा ये कि ये दोनों हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन छोटा बड़ा ही तो डिफरेंस है बस, कि ये छोटा कर देगा ये बड़ा कर देगा, तो दोनों हाइट के लिए ही है, मतलब ऑल्टरनेट है, पड़ोसी है। ठीक है, पड़ोसी होने की वजह से क्या होगा कि वो दोनों के दोनों ऑल्टरनेट हो जाएंगे। ऑल्टरनेट मतलब आप और आपके पड़ोसी, आपका पड़ोसी छोटी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और मैं बड़ी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, है तो दोनों पड़ोसी ही, है ना, है तो दोनों हाइट के लिए ही। तो हाइट के लिए करने के लिए क्या होता है, हमारे लिए जीन होता है, और उस ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन यानी कि ऑल्टरनेट फॉर्म मतलब कि जब दोनों जीन अलग अलग हो लेकिन एक ही चीज को कोड कर रहे हो, मतलब कि है दोनों जीन अलग अलग पर एक ही को कोड कर रहे हैं, एक ही ट्रेट को कोड कर रहे हैं ना। ट्रेट क्या होता है भैया आपने तो बताया ही नहीं। ट्रेट होता है एक पर्टिकुलर कैटेगरी, एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके बाल काले होंगे कि सफेद, वो ट्रेट होता है। आपकी हाइट बड़ी होएगी कि छोटी होएगी, वो ट्रेट होता है। आपके अंदर मोटापा होएगा कि पतलापा होएगा, मतलब पतलापा क्या, मोटापा हो गया, फिर आप पतले होंगे वो वाली जीन। आप गोरे होंगे कि काले होंगे वो वाली जीन। तो इन दोनों को कोड, ये भी ट्रेट होते हैं सारे। तो हमारा स्किन कलर कैसा होगा उसके ट्रेट, हमारी बॉडी हाइट कैसी होगी उसका ट्रेट, हमारी आई कलर कैसा होगा उसका ट्रेट, है ना। किसी की हाइट काली होती है, किसी की ब्राउन होती है, किसी की व्हाइट होती है, किसी की रेड होती है, किसी ग्रीन होती है, डिपेंड करता है, रेयर होते हैं काफी। तो उसके बेस पे क्या होता है कि ये जो ऑल्टरनेट फॉर्म होता है ना, दो जीन होते हैं, सफेद गोरे, सॉरी सफेद काले, गोरे काले, और लंबे छोटे, ये है तो एक ही जीन ना, लेकिन दो फॉर्म में है, तो इसे हम बोलते हैं ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, जिन्हें हम एलील बोलते हैं, दोनों को हम एलील बोलते हैं, मैं बड़ा भाई वो छोटा भाई, दोनों हाइट को कोड कर रहे हैं ना जीन, तो वो एलील हो गए, तो इसे एलील बोलते हैं। म्यूटेशन, म्यूटेशन की मैंने वीडियो डाली हुई है, जाके देखिए जरा सा, इसके बाद जाके देखना, म्यूटेशन की वीडियो मैंने डाली हुई है सारी की सारी, बट इतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप म्यूटेशन को याद रखो कि म्यूटेशन इज द सिंगल बेस पे, इट कुड बी चेंज इन बेस पेयर, सिंगल तो नहीं हो सकता, सिंगल भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकती है। म्यूटेशन कुछ नहीं होता, म्यूटेशन मतलब चेंज हो जाना, वेरिएशन हो जाना, मतलब कि आप तो दिखते हो लंबे पर एकदम से आपके अंदर म्यूटेशन होगी और आप क्या होगे, पतले होगे, हो जाता है ना कभी कभी ऐसा कि आप मोटे थे पतले हो गए, म्यूटेशन होने की वजह से आपकी बॉडी में जो सेल काम कर रहे थे वो सेल काम करना बंद हो गए, आपकी इम्यूनिटी एकदम से कम होगी, आपकी बॉडी एकदम से पतली होगी, आपकी बॉडी एकदम से बुखार होने लग गया आपको, कैसे, क्योंकि आपकी बॉडी में म्यूटेशन होगी। म्यूटेशन मतलब आपकी बॉडी में एक जीन का पेयर होता है ना, सीक्वेंस होता है, जो 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे उनको पता होगा कि ATGC नाम का हमारे अंदर एक डीएनए में बेस पेयर होते हैं ना, जिसे हम नाइट्रोजनियस बेस पेयर कहते हैं, जो कि होते हैं एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन,
एडेनिन और गुआनिन जो होते हैं वो होती है प्यूरिन्स, और साइटोसिन और वो टायरो ये थायमिन और साइटोसिन होते हैं हमारे पायरामिडिन्स। उसके साथ आरएनए की बात करें, आरएनए में हमारे पास थायमिन जो होता है वो यूरासिल से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, सिंपल है। ए टी जी सी यू या फिर ए जी सी यू टी, ये हमारे होते हैं नाइट्रोजन बेस पेयर। एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल। ठीक है, ये 5 होते हैं हमारे पास बेस पेयर। अब अगर डीएनए, हमारे पास 2 न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। एक होता है डीएनए जिसे हम बोलते हैं डिऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और एक होता है आरएनए जिसे हम बोलते हैं राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए, इसके पास 4 बेस पेयर होते हैं, वो होते हैं एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। हो गए। अब आरएनए की बात करें, आरएनए में होते हैं एडेनिन, यूरासिल। टी मतलब टी थाइमिन था ना डीएनए में, थाइमिन को रिप्लेस कर देंगे हम यूरासिल से, आरएनए में होता है यूरासिल। और फिर गुआनिन और साइटोसिन ए जी सी दोनों में होंगे, बस डीएनए में थाइमिन होगा और आरएनए में यूरासिल होगा। ठीक है, म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो किसी भी चेंज ऑन बेस पेयर, मतलब क्या होता है ना, ये जो ए होता है वो टी से बाइंड करता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनिन थाइमिन के साथ बाइंड करता है विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और जी जो होता है यानी कि गुआनिन, वो साइटोसिन से बाइंड करता है विद ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और वैसे ही होता है टी को अगर हम रिप्लेस करते हैं आरएनए के केस में, ए यू से बाइंड करेगा और जी सी से बाइंड करेगा, सिंपल। अब अगर हम बात करें, ये कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ए टी जी सी जी ए टी जी सी यू जी सी ए, ऐसे ऐसे होते हैं मतलब। ठीक है, तो क्या होता है उसी के ना कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मतलब अगर ए टी जी सी है उसके नीचे ए का टी हो जाएगा, जी ए टी जी सी, मतलब कि ए टी टी ए सी जी, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा टी ए सी जी, मतलब कि ए टी जी सी है, ए किसके साथ बाइंड करता है टी के साथ, तो उसके नीचे टी लिख दो। ए टी टी किसके साथ बाइंड करता है ए से, तो ए लिख दो, बस वैसे ही जी सी के साथ और सी जी के साथ, मतलब क्या बन जाएगा टी ए सी जी। ए टी जी सी का उल्टा क्या हो जाएगा सी ए टी, ये टी ए सी जी। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो कि अगर मेरा एटीजीसी ऐसे एंजाइम को कोड कर रहा है या फिर एक ऐसे प्रोटीन को कोड कर रहा है जो कि मुझे क्या कर रहा है एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, क्या हो जाएगा अगर उसके अंदर गलती से भी म्यूटेशन होगी। होता क्या है ना कि म्यूटेशन होती है कॉज होने की वजह से, क्योंकि हमारी बॉडी में ना डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जीन होते हैं, लेकिन वो जब किसी की एजेंट के कॉन्टैक्ट में आते हैं, एजेंट मतलब हमने कुछ जंक फूड खा लिया, हमने यूवी रेडिएशन कॉन्टैक्ट में आ गए, हम हमारी बॉडी, हमारे रेडिएशन, हमारे एटमोसफेयर में कितने रेडिएशन होती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन होगी, माइक्रोवेव्स होगी और यूवी रेज होगी, है ना। तो इनके कांटेक्ट में आने की वजह से क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर ना जो जीन होते हैं उनके अंदर या तो डिलीशन, यानी कि हमारी बॉडी में या तो वो जीन है डिलीट हो गया, या फिर हमारी बॉडी में जो जीन है वो बीच में ऐड हो गया, जिससे कि 5 लोग थे हमारी टीम में, उनमें से एक इंसान निकल गया, तो जो इंसान वो काम कर रहा था अब वो काम करेगा नहीं, क्योंकि वो तो इंसान चला गया। या फिर जो 5 लोग थे टीम में लेकिन एक और इंसान बीच में ऐड हो गया, तो जो इंसान वो काम कर रहे थे वो तो वही करेंगे, लेकिन वो जो एक इंसान था जो अभी नया नया है वो क्या काम करेगा, वो तो खाली बैठा रहेगा, तो कंपनी को नुकसान होगा ना इससे। तो वही तो बात होगी कि एटीजीसी है, अगर ए अब एटीजीसी है लेकिन बीच में से टी निकल गया, देखो ना एटीजीसी ये है 4, एटीजीसी 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 है। क्या किया हमने यहाँ से ए को निकाल दिया, ए को निकाल दिया, अब ये बन गए। ठीक है, ये बन गए ए टी, अब ये क्या है, ये क्या था ए टी जी, अब यहाँ से सी तो निकल गया ए टी जी सी, तो ये क्या बन गया ए टी जी सी। ठीक है, तो पूरा का पूरा सीक्वेंस चेंज हो गया। सीक्वेंस चेंज होने की वजह से क्या होगा, वो जो प्रोटीन को कोड कर रहा था ना वो एंजाइम, वो जो जीन लेवल है, यानी कि एटीजी 3 के पेयर होते हैं ना, तो 3 के पेयर में एटीजी किसी को कोड करता है, फिर से आगे क्या है सी ए टी वो किसी और को कोड करता है, जी सी ए किसी और को कोड करता है। तो ऐसे कोडॉन्स होते हैं ये जो कोड करते हैं, कोडॉन्स एंजाइम को कोडॉन को कोड करते हैं ना, ये जीन होते हैं ना, ये प्रोटीन को सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो इसके बेस पे अगर वो निकल जाता है हमारे अंदर म्यूटेशन हो जाती है, म्यूटेशन मतलब हमारे अंदर चेंज हो जाते हैं, वेरिएशन हो जाती है, और वेरिएशन होने की वजह से क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है हमारे अंदर चेंजेस हो सकते हैं। मतलब कि अगर म्यूटेशन ना हो, बिल्कुल भी म्यूटेशन ना हो, तो मैं जैसे दिखूंगा, मेरा जो आगे जाके सन होएगा या डॉटर होएगी वो भी बिल्कुल ऐसी दिखेगी मेरी जैसी। लेकिन क्या हुआ उनके अंदर म्यूटेशन होती ही है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि म्यूटेशन होने की वजह से हमारे अंदर चेंजेस होते हैं, वेरिएशन होते हैं। तो उनकी वजह से क्या होगा हर बार उनका चेहरा मेरे जितना सिमिलर होगा पर सेम नहीं होगा, सिमिलर और सेम में फर्क होता है। सेम मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल,
ठीक है। लेकिन सिमिलर मतलब थोड़ा थोड़ा सा सेम, थोड़ा थोड़ा सा दिखेगा सेम, पहचान में आ जाएगा, अच्छा अच्छा आप उसके बेटे हो ना, तो बस वैसे ही कि हाँ यार शक्लें मिलती है, इससे तो बहुत ज्यादा शक्लें मिल रही है, बस वही होता है कि शक्लें हल्की हल्की मिलेगी, आंखें वैसी होगी, हरकतें ऐसी होंगी, आदतें वैसी होंगी, बोलने का तरीका वैसा होगा, लेकिन सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा, कुछ कुछ वैसा होगा लेकिन सेम नहीं होगा। फाइलोजेनी, फाइलोजेनी मतलब एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, हमारी हिस्ट्री, हमारे पूर्वजों की हिस्ट्री। हम पहले डायनासोर, हम पहले मोंकी थे, फिर मोंकी होने के बाद हम बने पैरियोलापिथिकस, फिर बने रामापिथिकस पेरियोला, फिर उसके बाद बने हम होमो हैबिलियस, फिर बने होमो इरेक्टस, फिर बने होमो सैपियन फॉसिल्स, फिर बने होमो सैपियंस निएंडरथैलेंसिस, फिर बने होमो सैपियन सैपियंस। ठीक है, कोई बीच में छोड़ गया तो माफ कर देना। ठीक है, होमो सैपियंस, अब हम हैं होमो सैपियन सैपियन, लेकिन हमसे पहले भी तो कितनी एवोल्यूशन हुई। ये देखो पेरियोलापिथिकस, रामापिथिकस पेरियोला, होमो हैबिलियस, होमो इरेक्टस, होमो फोसिल, होमो सैपियंस फोसिल, होमो सैपियंस निएंडरथैलेंसिस, होमो सैपियंस सैपियंस। तो हम यहाँ लाई करते हैं यहाँ। ठीक है, हमसे पहले कितनी कितनी पॉपुलेशन हुई, कितनी ज्यादा वो हुई ना, कितने ज्यादा चेंजेस हुए, उनको बोलते हैं कि उनके अंदर चेंजेस आने की वजह से हमारे अंदर क्या चेंजेस आए। हमारी भी पूंछ हो सकती थी, हमारी पूंछ नहीं है। हमारे अंदर थर्ड आई हो सकती थी, पहले मैंने थर्ड आई होती थी, थर्ड आई हो सकती थी, मैंने थर्ड आई नहीं है, क्योंकि अब हमारे अंदर आंखें आ गई है ना। पहले क्या होता था कि उनकी ना, पहले क्या होता था, उनका ब्रेन विकसित नहीं होता था, ब्रेन डेवलप नहीं था, जिसकी वजह से उनकी तीसरी आंख भी थी, तो उनको पीछे देखने में या फिर 360 डिग्री एंगल देखने में इजी होता था। लेकिन अब हमारी गर्दन, क्योंकि उनकी गर्दन पहले मुड़ती नहीं थी, तो उनको पूरा शरीर ऐसे मोड़ना पड़ता था। लेकिन अब क्या होता है, अब हमारा शरीर ऐसे हिलता है, हमारा गर्दन फ्लेक्सिबल होगी, क्योंकि हमारे पीछे जो ये फोरामेन मैग्नम होता है, फोरामेन मैग्नम, ये आगे शिफ्ट हो गया था, जिसकी वजह से हम ऐसे हो गए थे। ठीक है, पहले क्या थे, हम ऐसे थे। ठीक है, लेकिन हमारा फोरामेन मैग्नम जो यहाँ पर सर्वाइकल रीजन में प्रेजेंट होता है, वो हमारा आगे शिफ्ट होने लगा, जिसकी वजह से हमारी गर्दन ऐसे झुक, ऐसे उठने लगी, और हम ऐसे होते चले गए, ये ऐसे हो गए, और फाइनली हम खड़े हो गए। खड़े होने की वजह से हमारी पूंछ का भी कुछ काम नहीं रहा, क्योंकि पहले जो थे ना, वो 3 पैरों पे चलते थे, 3-4 पैरों पे, और एक पूंछ से वो अपने को सपोर्ट करते थे। लेकिन जब हम 2 पैरों पे आ गए, हमारे 2 हाथ काम करने के लिए यूज होने लगे, तो उस पूंछ का ना काम खत्म हो गया, क्योंकि हम हाथों को इस्तेमाल करके लटकने लगे। तो उससे क्या हो गया ना, पूंछ का काम बंद हो गया, तो पूंछ क्या हुई, वेस्टिजियल होगी, मतलब कि निकलने लगी धीरे धीरे, म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशन की वजह से होता है ऐसा कि कुछ कुछ कंस्ट्रक्टिव म्यूटेशन होती है, कुछ कुछ डिस्ट्रक्टिव म्यूटेशन होती है। इस वीडियो के बाद जाकर आप देखना है म्यूटेशन को, लिख देना म्यूटेशन बाय दीपक अग्रवाल, आपको वहां पे म्यूटेशन आ जाएगा लिखा हुआ, म्यूटेशन जैसा थंबनेल होगा, वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, फाइलोजेनी मतलब एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि एवोल्यूशन में जो पहले जैसे हमारी हिस्ट्री थी, उसमें जो एवोल्यूशन हुए, हमारे पूर्वजों में जो एवोल्यूशन हुए, यानी चेंजेस हुए, उसके बेस पे भी हमारी फाइलोजेनी डिफर करती है। तो उसके बेस पे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ जीन को चेंज करने की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी इन सब कारणों की वजह से क्या करती है, अपने आप को इवॉल्व कर जाती है, और अपने आप को चेंज कर जाती है। स्टडी ऑफ जीनोम एट ऑर्गेनिज्म लेवल, अगर हम स्टडी ऑफ जीनोम बोले, जीनोमिक्स क्या होता है, हम जीनोम एक्स, जीनोम एक्स, जीनोम एक्स मतलब जीनोम के स्टडी को बोलते हैं, स्टडी ऑफ जीन एट ऑर्गेनिज्म लेवल, इसको जीनोमिक्स। ठीक है, जीनोम की स्टडी को बोलते हैं एट ऑर्गेनिज्म लेवल की, अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म लेवल पे जीनोम की स्टडी को हम बोलते हैं जीनोमिक्स। अब जीनोमिक्स भी 3-4 टाइप की हो सकती है। एक हो सकती है स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स, जो हमारे स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो। एक हो सकती है फंक्शनल जीनोमिक्स, जो हमारे फंक्शन से रिलेटेड हो। एक होती है मेटाजीनोमिक्स, जो हमारे स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर से प्रेजेंट हो, यानी कि स्ट्रक्चर उसमें क्या है, एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, एक मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, और एक हमारा फार्मास्यूटिकल बेस पे होता है कि हमारी बॉडी में बायोकेमिस्ट्री कैसी है, तो उसके वजह से मेटाजीनोमिक्स। और एक होता है फार्माकोजीनोमिक्स, फार्माकोजीनोमिक्स मतलब स्टडी ऑफ फार्माकोलॉजी इन केस ऑफ जीनोम, जीनोम की यूज करके हम अपनी मेडिसिन कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये वो डेवलपमेंट है। अगर हम बात करें सेंसिटिविटी की, सेंसिटिव मतलब बहुत ज्यादा कड़ी छोटी मेहनत से, मतलब कि बिल्कुल बारीकी से हम जब किसी चीज को पहचाने, मतलब कि अब आप ये है, गत्ता है, ये गत्ते को आप बाहरी लेवल से देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे मैंने एक डॉट लगा दिया, बिल्कुल नाखून से भी छोटा डॉट, माइक्रो डॉट, माइक्रो डॉट लगा दिया, लेकिन आप इतना सेंसिटिव हो कि आपने ये सब तो देख ही लिया, बीच में जो मैंने डॉट लगाया उसे भी देख लिया, इसे बोलते हैं सेंसिटिव। मतलब कि छोटी से छोटी बारीकी से बारीकी चीज को क्या आप पहचान लो, मतलब कि सेंसिटिविटी इज अलाइनिंग टू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और प्रोटोकॉल टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, मतलब कि जब हम एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल प्रोसीजर से एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में, बिल्कुल अलाइंड फॉर्म में, बिल्कुल सही तरीके से करें, उसे बोलते हैं सेंसिटिविटी। मतलब छोटी से छोटी चीज को हम बिल्कुल ठीक तरीके से करके, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल और प्रोसीजर्स को बिल्कुल ठीक तरीके से मेजर करके उसे बिल्कुल सही फॉर्म में करें, उसे बोलते हैं सेंसिटिविटी।
Sensitivity is defined as the standard operating protocol or procedure to do an experiment or to perform an experiment. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, प्लीज करना। स्पेसिफिसिटी की अगर हम बात करें, स्पेसिफिक नाम में क्या चल रहा है, स्पेसिफिक मतलब इफ एन एंटीबॉडी, अब हमारे अंदर एंटीजन होते हैं, हमारी बॉडी में बैक्टीरिया एंटर किया, एंटीजन एंटर किया, उसके लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी निकलेगी, मतलब कि एक पर्टिकुलर, अब मेरा हाथ ऐसा है, इसके लिए यही हाथ चलेगा, लेकिन अगर मैं कहूँ ये इसके अंदर जाएगा नहीं, ये देखो ये इसके अंदर जाएगा नहीं, पर मैंने अगर इसे खोल दिया तो ये इसके अंदर ऐसे इंटरलॉक हो जाएगा, ये ऐसे इंटरलॉक हो जाएगा। या फिर मैं कहूँ कि ये ऐसे जा रहा है, ये देखो ये इसके साथ मैच नहीं करेगा, इतना बड़ा हाथ ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा। अगर मैं इसे खोल दूं और ये करूं, ये तो ये इसके साथ मैच कर गया, मैच फाउंड। ठीक है, बस ऐसे ही होता है कि ना, एक चीज प्रॉपर स्पेसिफिसिटी से मेजर करनी चाहिए, मतलब कि एक चीज स्पेसिफिक होती है। अब आपको मीठा दलिया चाहिए तो आप उसमें चीनी डालोगे, अगर आपको नमकीन दलिया चाहिए तो आप उसमें नमक डालोगे। अगर आपने मीठी दलिया में नमक डाल दिया और नमकीन दलिया में मीठा डाल दिया, सारा के सारा टेस्ट खराब हो जाएगा। वैसे ही मैं कहता हूँ कि जो चीज होती है स्पेसिफिक होती है। अब मैं कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कैमरा ही मुझे चाहिए, अगर मैं इसकी जगह माउस लगा दूं क्या होएगा कुछ? ऑफकोर्स नॉट। अगर मैं माउस की जगह एक कैमरा लगा दूं क्या होगा कुछ? कुछ भी नहीं। सब कुछ स्पेसिफिक होता है, मतलब कि अगर आप दरवाजा, मैं सब कुछ कह रहा हूँ, मतलब कि स्पेसिफिक मतलब कि अब क्या कहूँ मैं, अब पर्टिकुलर, किसी चीज के लिए पर्टिकुलर। अब आपके हाथ की जगह पैर होता, पैर की जगह हाथ होता, आप कुछ कर पाते नहीं ना। बस वैसे ही कि स्पेसिफिक होता है सबके लिए, कि आप जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल या प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो, उसके लिए जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर यूनिट्स होती हैं, और एक एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जो स्पेसिफिक मटेरियल, स्पेसिफिक मेजरमेंट्स की जरूरत होती है, उसी के लिए स्पेसिफिसिटी होती है। मतलब कि अब हमारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, वो भी स्पेसिफिक होते हैं, साइक्लोक्लोरामफेनिकोल के लिए, टेट्रामाइसिन के लिए, टेट्रासाइक्लिन के लिए, कैरामाइसिन के लिए, या फिर एम्पिसिलिन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। हमारी बॉडी में जो एंटीजन होते हैं उनके लिए जो एंटीबॉडीज निकलती है वो भी स्पेसिफिक होती है। आईजीए हमारी वो कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट होती है, यानी कि मदर की जो फर्स्ट मिल्क होता है, मदर जब प्रेग्नेंट होती है बेबी को प्रोड्यूस करती है, तो उनकी बॉडी से जो पहला मिल्क निकलता है उसे बोलते हैं येलोइश कलर का, उसे बोलते हैं हम कोलेस्ट्रॉम। और जो हमारी बॉडी में आईजीजी निकलती है वो हमारी लार्जेस्ट एंटीबॉडी, सॉरी एबंडेंट एंटीबॉडी होती है, जो सबसे ज्यादा लार्ज अमाउंट में निकलती है। आईजीएम सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी, लेस इन नंबर, हमारी बॉडी में सबसे पहले उस साइड पे पहुंचती है जहां में इन्फेक्शन हो, सबसे पहले आईजीएम निकलती है, सबसे पहले जब इन्फेक्शन होती है आईजीएम वहां पहुंचती है। आईजीई, आईजीई मतलब एलर्जी के केसेस में होती है, आपको एलर्जी होगी तो आपकी बॉडी में सेरोटोनिन और हिस्टामाइन लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे मास्ट सेल्स की मदद से, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो है आपकी इन्फेक्शन हो जाती है। बाद में फिर मेडिसिन या फिर प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने की वजह से एंटी हिस्टामाइन और एंटी सेरोटोनिन निकलते हैं, जो कि बेसिकली आपकी बॉडी में क्या करते हैं, इन्फेक्शन को क्योर करने में हेल्प करते हैं। और जो आईजीडी होती है वो टॉक्सिन के फॉर्म में निकलती है, मतलब अगर आपको किसी ने स्नेक बाइट कर दिया, सांप ने आपको काट लिया, तो उसके, या फिर मधुमक्खी ने आपको काट लिया, या फिर चींटी ने आपको काट लिया, उसके रिस्पॉन्स में जो जो टॉक्सिन्स के लिए एंटीबॉडी निकलती है वो होती है आईजीडी। सबके लिए स्पेसिफिक होती है। अब आपने ऐसे कर दिया, आप अब ऐसे करोगे चल जाएगा नहीं, ये देखो नहीं चलेगा, बट अगर आप इसे भी ऐसे कर लो, ये देखो, ये देखो, ये हो गया, ये हो गया मैच, मैच फाउंड। ठीक है, अब किसी की एंटीबॉडी ऐसी है, अब आप ऐसे कर लो, ये होगा, ये देखो नहीं हुआ, ये देखो। मान लो ऐसे भी कर दिया, कुछ फर्क पड़ा नहीं, मैच फाउंड ही नहीं है क्योंकि ऊपर का हिस्सा तो खाली रह गया। अब मैंने इसे ऐसे कर दिया तो ये ऐसे करके ऐसे मैच फाउंड हो गया, मतलब कि ये ऐसे हो गया। तो स्पेसिफिक होती है सबके लिए। ठीक है, अच्छा आगे जाके हम बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं, रेडी रहना, कमेंट करना। ठीक है, इतने बड़े तो कमेंट नहीं कर पाओगे, अपने ट्राई करना नोटबुक में। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट्स। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, ये मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं और मैं हमारे टीचर ने भी लिखवाए थे, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चलेंगे इसमें और बहुत अच्छा लगेगा आपको। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट्स। ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट्स में बहुत फर्क होता है। रिजल्ट्स वो होते हैं जो हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि हमें लास्ट में क्या मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पास्ता बनाना है, आपने रेसिपी पढ़ ली, आपने मन में एक्सपेक्ट किया, आपने मन में एक्सपेक्ट किया, चलो पास्ता तो बहुत दूर की बात है, मैगी तो आजकल हर एक घर में आती है बनानी सबको, मैगी बना लिया आपने, मैगी आपने पढ़ लिया पैकेट पे कैसे बनाते हैं, आपने बना ली। आप आप बना रहे हो, अभी बनी नहीं है, आप बना रहे हो, आपने प्रॉपर वो इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, आप मन में क्या सोच रहे हो, शेफ की तरह, बिल्कुल जो मास्टर शेफ होते हैं ना उनकी तरह बनेगी मैगियां, बिल्कुल मैगी वैसी बनेगी, प्याज भी काट दिए, टमाटर भी काट दिए, लहसुन भी काट रहे हैं, अदरक भी, अरे इतनी चटपटी बनेगी ना हमारी मैगी। वो आपका रिजल्ट है। आप अपने मन में जो सोच रहे हो कि चटपटी मैगी बनेगी, और जो आपके मन में वो फोटो आ रही है ना, वो चटपटी मैगी वो रिजल्ट है।
कि आप ऐसा एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि ऐसा होगा, अभी हुआ नहीं है, ऐसा होगा। अब आप लैपटॉप खरीदने जा रहे हो, मेरा लैपटॉप वैसा होगा, मेरा लैपटॉप ऐसा होगा। आप क्या आप कहीं पर भी ले लो, अब मैं ज्यादा सेंसिटिव तो नहीं लूंगा। आप बैग खरीदने जा रहे हो, आपका बैग आप सोचते हो कि लाखों में एक होगा। आप सॉरी अब सेंसिटिव टॉपिक है, मैं रिश्ता देखने जा रहे हो, आपने अब तक लड़की को देखा नहीं है, आप क्या सोचोगे मेरी मेरी जो होने वाली वाइफ होगी वो ऐसी होगी, है ना? ऐसे ही सोचते हो ना, वो है आपका रिजल्ट। मैंने थोड़ा सा कॉमन वे में समझाने की कोशिश किया, प्लीज डोंट माइंड अगर किसी को बुरा लगा हो तो, ये सब मजाक था। रिजल्ट की अगर हम बात करें तो वो है आपका स्पेसिफिक, आपका जो आप सोच रहे हो कि ऐसा होगा। आप पाकिस्तान से आप पाकिस्तान तो हमारा देश है, मतलब अपने ही हैं सारे। चलो, आप किसी सामने आप फ्री फायर खेल आप पबजी खेलने जा रहे हो, पबजी में आपको होगा आज मैं जीतूंगा, तो वो आपका रिजल्ट है कि जो आप सोच रहे हो। आपने आपने CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम को चुना, उसे आपने वाटर से रिएक्ट कर दिया, आपके रिजल्ट आएगा कि हीट निकलेगी, आग लग जाएगी, है ना? वो आपका रिजल्ट है कि आप जो सोच रहे हो या फिर जो आपने बुक में पढ़ा है कि ऐसा होगा। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन मतलब अब आपने क्या किया, आप रिश्ता देखने गए और पता आप सारे सारे एक साथ कवर करूंगा ना, मैगी कैसी बनी? मैगी बन गई कड़वी, क्योंकि आपने अदरक और लहसुन डाल दिया, जिससे एसिडिक अमाउंट कंसंट्रेशन होती है, जिससे आपकी मैगी जो है वो पानी छोड़ देगी, जिसकी वजह से आपकी मैगी कड़वी बन जाएगी। आप क्या गए, बैग खरीदने गए, आप सोच रहे थे आपका बैग लाखों में एक होगा, आपका बैग करोड़ों में एक निकला। वो आपका बुक्स देखने में साथ करेगा, आपको टेक्निकल चीजें साथ कैरी करने में हेल्प करेगा, आपके लंच बॉक्स कैरी करने में हेल्प करेगा, आपकी बोतल कैरी करने में हेल्प करेगा, आपके एसेंशियल नीड्स कैरी करने में हेल्प करेगा। आप सोच रहे थे कि आपका बैग ब्रांडेड होगा, आपका बैग भले ही नॉर्मल था लेकिन काम बहुत ब्रांडेड से भी अच्छा किया। आपने रिश्ता देखने गए, पता चला कि वो तो आपसे 2 साल बड़ी है, 2 साल छोटी थी, तो आपको रिश्ता टूट गया। मतलब कि जस्ट एक ऑब्जर्वेशन होती है कि आप पबजी खेल रहे हो, आपने सोचा कि आज तो ये सब हो जाएगा, पता चला कि पीछे से गोलियां मारती और आप मर गए। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। मतलब कि ऑब्जर्वेशन में भी डिफरेंट, आपने रिजल्ट पढ़ा कि आग लग जाएगी या फिर क्विक लाइन से हीट निकलेगी, क्या हुआ? आपने अमाउंट कम ज्यादा कर दिया, जिसकी वजह से बिल्कुल थोड़ी अमाउंट ऑफ हीट निकली, और इसका डेल्टा जो था वो डेल्टा एच जो था कुछ 2.0 निकला, जो कि बहुत कम हो जाता है, होपफुली कम होता है। बट अगर हम बात करें कि आपने जो ऑब्जर्वेशन देखी वो थी जो रियलिटी में होगी, रियलिटी, समझ रहे हो? समझ रहे हो? रियल रिजल्ट मतलब कि जो आप सोच रहे हो या फिर आपने जहाँ पढ़ा है। मैंने अभी पढ़ा when CEO reacts with H2O it forms slaked lime which is also known as lime soda and which is also known as lime water, gives out a very great exothermic reaction to form very amount of heat, large amount of heat when reacted at correct measurement। पढ़ लिया? ये है आपका रिजल्ट। ऑब्जर्वेशन क्या थी? It was a wrong measurement you have done, due to which a very less amount of heat is being released, due to which you have not got the proper result as you was thinking। मैं क्या बोल रहा हूँ? You have not got a proper result as you was thinking। मतलब ऑब्जर्वेशन में और मेनर भी डिफरेंट, बट रिजल्ट विल ऑलवेज बी सेम। समझ रहे हो? मैं कहना चाहता हूं कि रिजल्ट हमेशा सेम ही होगा, जैसा बुक में लिखा है, अगर आप करेक्टली उसे करो। लेकिन ऑब्जर्वेशन डिफरेंट हो सकती है। ऑब्जर्वेशन मतलब जो आपने ऑब्जर्व किया, जो आपने, मैं भले ही थोड़ा ज्यादा टाइम लगा रहा हूँ हर एक टॉपिक पे, बट आई वॉन्ट यू टू डीपली अंडरस्टैंड द टॉपिक, नॉट ओनली मैं वो नहीं हूँ जो आपको ऊपर ऊपर से बता देगा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट, चलो आगे चलते हैं। कुछ समझ में आए नहीं आपको? आप ऊपर ऊपर से पढ़ते हो, मैं आपको डीपली पढ़ाऊंगा। यही आपकी यूनिकनेस है कि आप मेरे फैमिली मेंबर होंगे, और यही मेरी डीपनेस है, यही मेरी यूनिकनेस है कि मैं आपको हमेशा ओरिजिनल कंटेंट दूंगा। कहीं मिला है आपको जेनेटिक्स का चैप्टर? कहीं और मिला है? और अगर मिल गया ना, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिला ना, तो आप मेरे को अभी इसी वक्त लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, व्यू करो, जल्दी 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 करो। आज एक्साइटमेंट डबल लेवल पे, कल मेरा एग्जाम है, इसलिए मैं आपको ही पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है? और मेरे को प्लीज विश करो नीचे कि विश यू द बेस्ट एग्जाम एवर, ठीक है? जल्दी विश करो, सबका एग्जाम बेहतर हो, जिनका भी एग्जाम है सब बेहतर हो। कोई भी एग्जाम है, कोई भी नीट का एग्जाम है, कुछ भी है, अभी तो चला गया चलो नीट का एग्जाम, लेकिन अगर किसी का भी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है, किसी का भी टेस्ट ट्यूशन पे या कुछ भी है, आई विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा एग्जाम होगा आपका, फिक्र मत करो। आपके घर पे भी मम्मी आपका टेस्ट ले रही है ना, आई विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा होगा। एग्जाम से एक दिन का टेंशन नहीं रहते कभी भी, रिलैक्स रखो। अगर आपने पूरे साल मेहनत की है ना, आपको एग्जाम तोड़ फोड़ जाएगा, आपको एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा, ठीक है? आप अपने ऊपर भरोसा रखो। एग्जाम से एक दिन बाद जो टेंशन होती है ना, इट इज वेरी मच हैवी हाई लेवल दैट इट इज इनफ टू मेक यू हार्ट अटैक पेशेंट। आपको आगे जाके लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करेगी, इसलिए कभी भी टेंशन मत लो। पढ़ो, समझो, सीखो। अगर नहीं होता उतना ही पढ़ के जाओ जितना जरूरी है, वरना नहीं होता एग्जाम गूगल पे सर्च करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ दिस सब्जेक्ट ऑफ दिस यूनिट ऑफ दिस फील्ड,
आ जाएगा आपके पास, पढ़ के चले जाओ बस। वरना एक डिस्कशन कर लो, फ्रेंड को कॉल करो, जो आपका फ्रेंड है, मैं दोस्ती में आता हूँ, टू वेरी फ्रैंक, मेरे को अकेले रहना पसंद है, आई रियली सेल्फ डिपेंडेंट है। बट अगर मैं बात करूँ, अपने टीचर को फोन करो, उन्हें बोलो कि मुझसे क्वेश्चन पूछो, अपने फ्रेंड को कॉल करो, उसे बोलो कि मुझे टॉपिक समझा दो, किसी को भी जो आपको रियलिस्टिकली मानता हो कि आपका ट्रू फ्रेंड है, उसे कॉल करो, उसे बोलो कि अगर खुद भी नहीं पढ़ रहा, पढ़ो। ये पढ़ना टेंशन नहीं होती, पढ़ने में ही तो सच्ची एंजॉयमेंट है, पढ़ने में ही सच्ची एंजॉयमेंट है। मैं आपके लिए आगे जगह ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स लेके आऊंगा, जाके मेरी वीडियोस देखो, शॉर्ट्स देखो, मैं कैसे एक एक साइंस समझाता हूँ आपको हर एक चीज में। तो इस पढ़ने में ही तो मजा है। ठीक है, आगे चलें, चलो जी। एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें, एक्सपेरिमेंट ए और बी, हमने क्या किया, तो इसमें हमने ना क्वेश्चन ढूंढे हैं। नीड क्या है एक्सपेरिमेंट की, वाई अ स्पेसिफिक टाइप ओनली, व्हाट हैज टू बी डन, व्हाट कैन बी एक्सपेक्ट पोस्ट एक्सपेरिमेंट। आंसर क्या है इसका? मेरा आंसर गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, पर ऐसा नहीं है ब्रिजो और अभी वीडियो छोड़ के चले जाओ कि नहीं ये तो गलत आंसर देने वाले हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं दीज आर रियलिस्टिक क्वेश्चंस जिनके आंसर अभी तक किसी को भी नहीं पता, साइंटिस्ट को भी नहीं पता। ये हमारे रैंडम क्वेश्चंस थे जो हमारे मैम ने हमसे पूछे थे और इसका आंसर फाइंड करने को कहा था। आज मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक है, मैं बताऊंगा कि नीड ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या है। The need of experiment to diagnostify as well as to get in touch with the outcome that we are thinking, so that we can get the proper measurements, so that we can do something that we are thinking. Mendel, Albert Einstein, Thomas Alva Edison, आइजैक न्यूटन, जिन्होंने भी इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए, सोचा नहीं था उन्होंने कि उनको एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, बट उनकी नीड क्या थी? टू गेट द प्रॉपर आउटफिट एंड आउटकम ऑफ द सडन थिंग, सो दैट दे कैन क्रिएट हिस्ट्री। अपनी चीजों को इतने अच्छे से करो कि आपको उसकी जरूरत नहीं, आपको उसकी इत्तेफाक हो, आपको उसका कोइंसिडेंस हो कि मैं इस एक्सपेरिमेंट को कर रहा हूँ और एक्सपेरिमेंट को आप पे गर्व हो। ये थोड़ी सी मोटिवेशन थी। आपको सिर्फ इतना बता दूं, नीड ऑफ एक्सपेरिमेंट सिर्फ आपके आउटकम्स, एक न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू एडवांसमेंट और एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग के लिए है। अगर मैं इसे मॉरल में कहूं, ये मोरालिटी होगी। साइंस क्या कहती है? एक्सपेरिमेंट की नीड है नॉट टू फाइंड रिजल्ट्स बट टू क्रिएट रिजल्ट्स। अपने फाइंड रिजल्ट को फाइंड नहीं करना। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो कभी भी रिजल्ट सामने नहीं आता, हमेशा रिजल्ट क्रिएट होता है, उसके बाद हिस्ट्री रची जाती है, उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट निकलता है। ये है नीड ऑफ एक्सपेरिमेंट, टू टेक्नोसिफाई एंड टू गेट द क्रिएट द रिजल्ट इन अ प्रॉपर रियलिस्टिक वे। Why a specific type? Very nice question. Why a specific type means specific type ही क्यों चाहिए experiment के लिए? Because we can react the specific type of species or specific type of reactants with specific type of reactant to form a very specific product. आप किसी भी चीज को, मैगी में आप लिमका लिमका डाल दो या फिर मैगी में आप लाइम सोडा डाल दो, वो बन जाएगी? नहीं बनेगी। बन भी जाएगी तो खट्टी बनेगी, कारी बनेगी, टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसी मैगी में पानी डाल दो और फिर वो बनेगी। चाय में आप लाइम सोडा पा दो और दूध बना दो, क्या हो जाएगा? चाय बन जाएगी? बिल्कुल नहीं। चाय में आप पानी और दूध डाल दो, बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी। तो क्या होता है ना, why a specific type? We choose a specific type of experimental body so that we can get a very realistic amount of substance in a specific way. हर एक सब्सटेंस की एक रिएक्टिविटी स्पेसिफिक होती है। मैंने आपको बताया ना कि जो एंटीबॉडी होती है वो भी एंटीजन से स्पेसिफिकली रिएक्ट करती है। हर एक के लिए एक स्पेशल पार्टनर होता है। आपके लिए भी एक स्पेसिफिक पार्टनर होगा लाइफ में, जो आप ढूंढोगे या ढूंढ चुके हो, वो दैट्स ऑल, जस्ट सो ऑन, लीव इट। हम तो उसके बेस में मैं क्या कह रहा हूँ कि हर एक के लिए स्पेसिफिक चीज होती है, एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है जिसे हम डालते हैं या फिर ऐड करते हैं या फिर रिएक्ट करते हैं, सो डैट कि वो प्रॉपर मेजरमेंट के साथ, एक प्रॉपर केमिकल रिएक्शन के साथ एक प्रॉपर अमाउंट में डिसॉल्व हो सके। मतलब कि अब एक स्पेसिफिक है, इस बोतल की स्पेसिफिक क्वांटिटी होगी, कैपेसिटी होगी कि ये 1 लीटर है, मान लो 1 लीटर है, 1 लीटर ही पानी आ सकता है इसके अंदर, उससे ज्यादा डालोगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा, कोई फायदा भी नहीं है, वेस्ट होएगा। तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ, बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, स्पेसिफिक टाइप इसलिए ताकि वो एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली हम कर सके और उसमें प्रॉपर अमाउंट में रिजल्ट आए, वरना एक्सपेरिमेंट वेस्ट हो जाएगा। व्हाट हैज टू बी डन? व्हाट हैज टू बी डन? एक्सपेरिमेंट में हमें क्या करना चाहिए? एक्सपेरिमेंट में हमें क्या करना चाहिए? तो बेसिकली हमें सारे के सारे जितने भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, उससे पहले अच्छे से रीड करना चाहिए, उससे पहले अच्छे से समझना चाहिए, उसके आउटकम्स, उसके प्रिकॉशंस को पढ़ लेना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस चाहिए उसको पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद उसमें क्या रिजल्ट चाहिए उसको पढ़ लेना चाहिए, और हमारा क्या रिजल्ट आ सकता है उसको पढ़ लेना चाहिए। सारे के सारे प्रिकॉशंस को मद्देनजर रखते हुए हम अपना एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट करेंगे, हमें एक ऑब्जर्वेशन मिलेगी और उस ऑब्जर्वेशन मिलते ही हम क्या करेंगे? अपने पोस्ट एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस को ढूंढेंगे। अगला क्वेश्चन इसी पे ही है, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट पोस्ट एक्सपेरिमेंट?
After post experiment we can expect a particular result being shown, but we can get a different observation as well. Nothing can be specified, but the best thing is we will create a result. सोशियो एथिकल कॉन्स्टेंट्स की अगर हम बात करें, एक्सपेरिमेंट करने में हमें सोशियो एथिकल कॉन्स्टेंट्स क्या आते हैं? ये मोस्टली पेपर में आते नहीं, लेकिन आ भी जाए तो आप रेडी है ना? मोस्टली बीएससी बायोटेक के टॉपिक है, ठीक है? सोशियो एथिकल कॉन्स्टेंट्स की अगर हम बात करें, रिस्क वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस। अगर हम बात करें रिस्क वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस, जो एक्सपेरिमेंट से होने वाला रिस्क है, ठीक है, कंसिडरेशंस क्या है, रिस्क रिस्क क्या है एक्सपेरिमेंट में और उसका बेनिफिट क्या होगा, उसकी एनालिसिस करना। मतलब कि आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसमें क्या रिस्क हो सकता है ह्यूमैनिटी को। आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हो, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना भी अच्छी बात है? बिल्कुल भी नहीं। आप रिस्क में आ सकते हो। आप पूरी की पूरी जो सोसाइटी, आपको क्या हुआ था, रिस्क हुई थी जब अमेरिका ने क्या बनाया था, न्यूक्लियर वो एटॉमिक बॉम्ब बनाया था, और वो क्या हो गया था, जैसे ही वो अमेरिका ने, पता नहीं अमेरिका ही था शायद, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अमेरिका ने क्या कर दिया, जब वो जा रहे थे उनका फ्यूल, आई थिंक जो कुछ हाइपोथेसिस और थ्योरीज के अनुसार उनका फ्यूल खत्म हो गया था, जिसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं उस न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्सपैंड करना था या फिर गिराना था, सो दैट की पूरी ह्यूमैनिटी खतरे में ना आ सके। जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, हिरोशिमा एंड नागासाकी पे उसे थ्रो कर दिया, जिसकी वजह से सारे के सारे न्यूक्लियर विंटर आ गई थी। मतलब कि जितने भी वहाँ पे ह्यूमैनिटी है सारी खत्म हो गई थी, दूर दूर तक इलाके तक सारी सारी ह्यूमैनिटी खत्म हो गई थी, सारे के सारे लोग वहीं पे जल के राख हो गए थे। और वहाँ पे जितने भी लोग थे, कुछ अगर थोड़ी सी दूरी पे थे, रेडिएशन की वजह से कुछ लोग अंधे हो गए, जो बीच में उनके कॉन्टैक्ट में आए वो मर गए, और जितने भी दूर दूर थे वो इंजर्ड हो गए, ठीक है। और जहाँ पे भी ये बॉम्ब फटा वहाँ आज भी न्यूक्लियर विंटर है, मतलब इतनी गामा रेडिएशन है कि वहाँ पे आज तक धूप नहीं आई, मतलब इतनी ज्यादा वहाँ पे न्यूक्लियर विंटर है, वहाँ पे न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से क्या है, सर्दी भी है, और वहाँ पे जला हुआ है सारा कुछ, अभी तक कुछ भी ठीक नहीं हुआ। इसलिए वहाँ पे हो भी गया होता है, आई एम नॉट श्योर, बट मैंने तो यही पढ़ा है। तो उसके बेस पे क्या हुआ हमें पता चलता है कि जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका हमें रिस्क पता चल जाना चाहिए कि वो रिस्की है कि नहीं ह्यूमैनिटी के लिए, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और उसके प्रपोजल्स क्या हैं, हाउ वी आर गोइंग टू बेनिफिट टू द सोसाइटी एंड द ह्यूमैनिटी। एनिमल राइट्स की अगर हम बात करें, इफ वी आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन द एनिमल, देन what will happen, it will happen is as per the animal rights, we have to take care of the animals, we have to take care of the subjects what we are trying to do in the experiment, due to which we should not risk the factor in life of animals, and that experiment should be healthy। अगर कोई एक्सपेरिमेंट, अब आप हो गए चूहों पे तो एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, इतना चूहे कर सकते हैं, क्यों, उनकी भी तो लाइफ है। चूहे भी इसलिए करते हैं क्योंकि बेसिकली हमारे जो चूहे होते हैं ना, उनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, उनके वेरिएशन के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, और उनके अंदर जितने भी लाइफ वो जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी होती है ना, जो कितने बच्चों को जन्म देंगे रिप्रोडक्शन के बाद, वो बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से उनके जो जनरेशन है ना उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और उनकी जो जनरेशन है वो टोटली क्या होती है, बैलेंस्ड रहती है और अनइफेक्टिव रहती है रिगार्डिंग द एक्सपेरिमेंट्स। जिसकी वजह से क्या होता है कि हम उनको एक्सपेरिमेंट भी करें तो वो एनिमल राइट्स के खिलाफ नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम उसे एक्सपेरिमेंट में यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई ऐसे एनिमल्स यानी कि इंसानों को या फिर कोई बड़े बड़े एक्सटिंक्ट होने वाले हैं जो, उनको यूज नहीं करना चाहिए एक्सपेरिमेंट में, जिसकी वजह से हमें क्या हो, पूरी वाइल्ड लाइफ को खतरा हो। इकोनॉमिकल गैप्स की अगर हम बात करें, हमारी इकोनॉमी में किसकी गैप्स, मतलब एग्जिस्टिंग गैप्स क्या है, मतलब कि हमारी इकोनॉमी में एक चीज हो रही है, अब हमें उस चीज की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल जब टेलीफोन आविष्कार नहीं हुआ था, हमारे जो थे लोग चिट्ठी से आविष्कार, चिट्ठी से कम्युनिकेट करते थे, चिट्ठियां भेजते थे, लेटर्स भेजते थे। पर जैसे लोगों को लगा कि अब टेलीफोन की चीज है, टेलीफोन की जरूरत है, ग्राम बेल को लगा, है ना, ग्राम बेल, अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने जब को लगा कि अब एक टेलीफोन की जरूरत है, तो उन्होंने क्या किया, एक टेलीफोन पे काम करना शुरू किया। उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम एक वायर्ड मेथड से अपने जितने भी सिग्नल्स हैं उनको पास आउट करें, कम्युनिकेशंस करें। जिसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने चिट्ठी के जरिए नहीं पर वायर्ड सिग्नल्स के थ्रू और कम्युनिकेशंस के थ्रू एक कम्युनिकेशन चैनल बनाया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो सिग्नलिंग एंड मीडिया कम्युनिकेशन की वजह से उन्होंने एक टेलीफोन का आविष्कार करते हुए वायर्ड के थ्रू सारे सिग्नल भेजने शुरू किए। फिर लगा कि वायर्ड के थ्रू तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जहां तक वायर्ड है उतना ही सीमित है, वो जितना भी एरिया है उतना ही टेलीफोन से सीमित है। इसलिए उन्होंने क्या किया, अब जो मार्टिन कूपर आए, मार्टिन कूपर ने वायरलेस कम्युनिकेशन यानी कि वायरलेस मीडिया का यूज किया। वायरलेस कम्युनिकेशन से सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक 50 किलोमीटर आइलैंड पे, 50 किलोमीटर दूर एक आइलैंड था, वहां से उन्होंने सबसे पहले एक वायरलेस कम्युनिकेशन भेजना शुरू की, और उनको बिल्कुल अच्छे रिजल्ट्स मिले। वहां पे उनको पूरा का पूरा अच्छा रिजल्ट मिला, जिसकी वजह से उन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन बनाया, और आज के टाइम पे टच स्क्रीन आए, जो कि और एडवांसमेंट है कि एडवांसमेंट होती जा रही है। और उसके बाद क्या होगा, आगे जाके एआई बेस्ड वो आ जाएंगे, फोन आ जाएंगे जो कि इजी टू कैरी होंगे और इजी टू इक्विप्ड होंगे, आ भी रहे हैं वैसे तो, ठीक है, यही होता है। और साइकोलॉजी की अगर हम बात करें, व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड द एक्सपेरिमेंट, हमारी साइकोलॉजी क्या है, इट इज कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, डिपेंडिंग अपॉन इट वी शुड नो कि हम क्या कर रहे हैं। सेल साइकिल की अगर हम बात करें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
cell cycle and cell division. Metabolism is related to nuclear state is nuclear root is dependent upon cytoplasmic root. मतलब मेटाबॉलिक जो है वो न्यूक्लियर रूट यानी कि न्यूक्लियस कैसा है और वो किस टाइप का सिग्नल प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बेस पे मेटाबॉलिज्म यानी कि कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म यानी कि कितने अमाउंट में जो फूड हम खा रहे हैं वो ब्रेक डाउन होगा, कितने अमाउंट में फूड एनर्जी के लिए बनेगा यानी कि एनाबॉलिज्म यानी कि जुड़ेगा और जिसकी वजह से वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। पहले क्या होता है हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, मतलब जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं कैटाबॉलिज्म यानी कि टूटेंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स में और स्टोर हो जाएंगे। बाद में जब हमें उसे एनर्जी की जरूरत होगी तो उसके बाद क्या होगा वो जितने भी पार्टिकल्स हैं यानी कि जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं जो माइक्रो में कन्वर्ट हुए थे वो फिर से मैक्रो में कन्वर्ट होकर हमारी एनर्जी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी न्यूक्लियर रूट को डिपेंडेंट करते हैं कि न्यूक्लियस कैसे कैसे सिग्नल्स भेज रहे हैं that is dependent upon cytoplasmic root और जो कि cytoplasmic root पे डिपेंडेंट है बिकॉज़ साइटोप्लाज्म इज द होल रिएक्शन सेंटर ऑफ द सेल। जितनी भी रिएक्शंस होती है सेल के अंदर वो साइटोप्लाज्म में होती है। साइटोप्लाज्मिक रूट भी यानी कि सिग्नलिंग पाथवे होता है, जो सिग्नलिंग पाथवे वो सारे के सारे मेंटेन रहना चाहिए सो दैट कि हमारे जितने भी आउटकम्स है वो बिल्कुल हेल्दी निकले, जितने भी है सारे के सारे सामने आ सके। दिस स्टेटमेंट इज द जस्टिफिकेशन टू सेल साइकिल। ये जो स्टेटमेंट है ये सेल साइकिल की जस्टिफिकेशन है बिकॉज द सेल साइकिल पोजेस मेटाबॉलिक सेटअप। जो सेल साइकिल है वो मेटाबॉलिक सेटअप पोजेस करती है, एक मेटाबॉलिक सेटअप रिस्पॉन्सिबल फॉर साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, लाइट आ गई है, यस। थम्स अप टू सेल साइकिल बिकॉज द सेल साइकिल पोजेस मेटाबॉलिक सेटअप रिस्पॉन्सिबल फॉर साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज जस्ट, मैं सिंपल इतना कहना चाहता हूँ कि जो सेल साइकिल है ये मेटाबॉलिक सेटअप रिस्पॉन्सिबल करती है साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस के लिए। साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल डिवीजन और कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन। लिस्ट ऑल पॉसिबल सेल ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल फॉर साइटोकाइनेसिस। चलो इसे अभी के छोड़ते हैं, पर इसमें मोस्टली एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि लिस्ट ऑल पॉसिबल मैं किया, मैं कर नहीं पाया था यू नो, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या है। इसे मत पढ़ना प्लीज, ये नहीं है वो। ठीक है, लिस्ट ऑल पॉसिबल सेल ऑर्गेनेल व्हिच आर हैविंग एन ओवरलैप बिटवीन साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, पर आप एक बार गूगल पे सर्च कर सकते हो, वरना अगर मैं बताना चाहूँ तो ये साइटोकाइनेसिस और न्यूक्लियर कैरियोकाइनेसिस में तो सेंट्रीओल्स आ जाते हैं, क्रोमोसोम्स आ जाते हैं और सेंट्रोमियर आ जाते, सेंट्रोसोम्स आ जाते हैं और न्यूक्लियस आ जाता है और स्पिंडल फाइबर्स आ जाते हैं। और स्पिंडल फाइबर इज नॉट अ सेल ऑर्गेनली। ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है यही थे, वरना मुझे उस टाइम याद नहीं आया। आप सर्च कर सकते हो, आप कमेंट जरूर करना ताकि मेरे को भी अच्छे से पता चल जाए। ये कुछ हिस्ट्री थी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज यूज इन जेनेटिकल रिसर्च। ये जो ऑर्गेनाइज थे यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि जेनेटिकल रिसर्च में यूज होते हैं, पहला है हाउस माउस जिसे मस्कस कहते हैं, मस्कुलस कहते हैं, जिससे क्या है शॉर्ट जनरेशन ऑफ टाइम में ज़्यादातर जो यूज होते हैं ना उनके शॉर्ट जनरेशन टाइम में होता है ताकि उनको ज़्यादा इफेक्ट ना हो, और वो तो मरने ही वाले हैं तो उनको हम एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर लें। ठीक है, द हाउस माउस जिसे हम मस्कुलस कहते हैं, शॉर्ट जनरेशन ऑफ टाइम में टाइम ऑफ बिंग बर्थ प्लस मेच्योर इज 10 वीक्स। ठीक है, उसकी जो लाइफ स्पैन होता है वो 10 वीक्स होता है, वही बता रखा है इसमें कि जो उसका लाइफ स्पैन होता है छोटा होता है। कितना होता है सर? 10 वीक्स होता है सर। एडल्ट माउस रिप्रोड्यूस एवरी 3 वीक्स। और वो कब रिप्रोड्यूस करते हैं सर? वो 3 वीक्स रिप्रोड्यूस करते हैं। मैम क्यों नहीं बोलता, मैं मैम भी तो बोल सकता हूँ, सामने मैम भी तो बैठे हैं। ठीक है मैम, आप सुन रहे हैं ना? तो देखो एडल्ट जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं एवरी 3 वीक्स। ओके चलो, साइंटिस्ट कैन ऑब्जर्व डिफरेंट जनरेशन ऑफ माइस एट अ टाइम। साइंटिस्ट जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ जनरेशन जो है यानी कि माइस है वो भी तो ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जनरेशन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं माइस की एट अ टाइम। एक ही टाइम पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ जनरेशन को हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं माइस की। गुड मॉडल फॉर ह्यूमन जीन एक्सप्रेशन। ह्यूमन जीन एक्सप्रेशन क्या होता है सर? ओके मैम मैं बताता हूँ, या फिर सर मैम मैं बताता हूँ कि जो ह्यूमन जीन एक्सप्रेशन होते हैं वो बेसिकली द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन व्हिच कोड्स फॉर द फिनोटाइप एज वेल एज द पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव फैक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब कि ह्यूमन जीन एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होता है जीन का जिसमें जो जीन होते हैं वो किस वे में अरेंज होते हैं। ऐसा हो रहा है जादू आ रहा है, जादू दिखाऊं? ये देखो, ठीक है। The fruit fly Drosophila melanogaster firstly used by scientists in Thomas Herbert sorry ह्यूमन जीन एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जीन का जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ह्यूमन जीन एक्सप्रेशन मतलब कि ऐसा एक्सप्रेशन ऑफ जीन जो कि हमारे ह्यूमन के मॉडल्स, हमारे ह्यूमन की कंडक्ट हो गया, हम किस चीज़ से बने, हमारे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट्स, हमारे जेनेटिकल मेकअप, हमारा फिजिकल कैरेक्टर, वो सबको ट्रेट्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, द फ्रूट फ्लाई नहीं समझे? समझाता हूँ। ह्यूमन जीन है, हमारे हमारी ह्यूमन बॉडी है, मेरे अंदर लिवर है, पेनक्रियास है, लिवर गोल ब्लैडर है और पे स्टमक है, चेस्ट है, लंग्स है, थोरेसिक कैविटी यानी कि थोरेक्स है, थाइमस है ना? अभी कैसे है
हमारे जीन एक्सप्रेशन की वजह से हमारे अंदर जो जीन एक्सप्रेशन होते हैं, जो हमें कोड करते हैं, हमारे प्रोटीन सिंथेसिस को कोड करते हैं, हमारे इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स को कोड करते हैं, वो बेसिकली हमारे मॉडल के लिए रिस्पॉन्सिबल कैसे हैं, हमारे ह्यूमंस की फंक्शनिंग के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है, ये वही होता है ऐसा एक्सप्रेशन ऑफ जीन जो कि हमारे ह्यूमन के फंक्शनिंग के लिए, स्ट्रक्चरल फंक्शनिंग के लिए, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी के लिए, एज वेल एज हमारे फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम फ्रूट फ्लाई की बात करें, तो फ्रूट फ्लाई दैट इज आल्सो नोन एज ड्रोसोफिलम नैनोगेस्टर, ठीक है, यह तो बेस्ट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ह्यूमन जैसी कैटेगरीज परफॉर्म करती है। फर्स्टली यूज्ड बाय साइंटिस्ट, सबसे पहले थॉमस एंड मॉर्गन ने किया था सबसे पहले। फर्स्टली यूज्ड बाय साइंटिस्ट थॉमस एंड मॉर्गन, द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, ठीक है। कहीं कहीं लिखा हुआ था फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, हम बोलते हैं मेंडल को, पर यहाँ पे मैंने कहीं पढ़ा था, मैंने 10th क्लास की एनसीईआरटी, पता नहीं प्लस 2 की एनसीईआरटी में पढ़ा था कि थॉमस की क्लासिकल जेनेटिक्स के फादर को बोलते हैं मेंडल और मॉडर्न जेनेटिक्स के बोलते हैं मॉर्गन। आपको जो लगता है आप नीचे कमेंट करो, और जितने राइट्स आएंगे उसे हम समझ लेंगे कि मेजोरिटी के बेस में वही है, ठीक है। मॉर्गन डिस्कवर्ड दैट द जीन वर फाउंड विद इन द क्रोमोसोम। मॉर्गन जो थे उन्होंने ये फाइंड किया कि जो जीन थे दैट वर फाउंड विद इन द क्रोमोसोम, ठीक है, जो जीन थे वो क्रोमोसोम में फाइंड किए थे बाय यूजिंग ड्रोसोफिलम नैनोगेस्टर, ठीक है। ड्रोसोफिलम नैनोगेस्टर के बेस पे बिफोर वी इवन न्यू दैट डीएनए वाज अ काइंड ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इसके ये मतलब है कि जो मॉर्गन है उन्होंने सबसे पहले जो थे जीन फाउंड किए थे विद इन द क्रोमोसोम बाय यूजिंग ड्रोसोफिलम नैनोगेस्टर, ठीक है। फेज बिफोर इवन वी न्यू दैट डीएनए वाज अ काइंड ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये तब यूज की गई क्रोमोसोम्स के बेस पे, क्रोमोसोम्स की थ्योरी जानने के लिए, जिसे हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं, उसको जानने के लिए यूज की गई, जब तक हमें पता भी नहीं था कि डीएनए भी कोई जेनेटिक मटेरियल होता है। देखो कितने वास्ट थे हमारे साइंटिस्ट, कितने इंटेलिजेंट थे हमारे साइंटिस्ट। ईस्ट, ईस्ट कौन नहीं जानता सर, आजकल तो केक भी ईस्ट ईस्ट से बनते हैं। कोई भी बेकरी में चले जाओ ईस्ट, कोई भी कन्फेक्शनरी में चले जाओ ईस्ट ईस्ट ईस्ट। यीस्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, जो एक फंगस होता है, एक यूनिसेलुलर फंगस होता है। ब्रेड यीस्ट जिसे हम ब्रूअर्स यीस्ट भी बोलते हैं, जो कि हमारे ये अल्कोहल बनाने में, ड्रिंक करने में यूज होता है, ड्रिंक्स वगैरह, ब्रूअर्स बियर वगैरह बनाने में यही सब यूज होते हैं, ठीक है। सिंपल होती है, चीप होती है, इजी टू मेक होती है, फर्मेंट करने में इजी होती है, और ये डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर सकती है। और ईस्ट गेट्स डबल एवरी 2 आवर, हर दो घंटे में डबल करती रहती है अपने आप को, रिप्रोड्यूस करती रहती है, ठीक है। जहां इसे मॉइस्चर मिला 2 घंटे में अपने आप को 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 और 64 से 128, और आगे आगे बढ़ती रहती है, फिर 256 एंड सो ऑन। ज़ेब्राफिश जिसे हम डैरियो रैरियो भी कहते हैं, ये सिंस 1968 वाज अ फेमस मॉडल ऑर्गेनिज्म। सिंस 1960, 1960 की बात है, 90s की, हमारे अपने तो लोग जानते होंगे। 1960 से ये जो है एक बहुत फेमस मॉडल है ऑर्गेनिज्म, जिसे हम एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते आ रहे हैं। दे शेयर अप टू 70% ऑफ द जीन विद द ह्यूमन, जो हमारे ह्यूमन जीन होते हैं, ह्यूमन जीन जीनोमिक सीक्वेंस होता है, 70% तक ये शेयर करते हैं। मतलब कि ज़ेब्राफिश में 70% ऑफ द जो ह्यूमन का जीन होता है वो सेम होता है, पर 85% ऑफ द जीन एसोसिएटेड विद डिजीज इन ह्यूमन। और जितने भी 85% ऑफ द जीन होते हैं ना जो ह्यूमंस के अंदर डिसीज कॉजिंग जीन भी होते हैं ना, जिससे देखो आपको बुखार हुआ, उस एंटीजन ने आपकी बॉडी को टारगेट किया, टारगेट होने की वजह से हमारी बॉडी में जो जीन्स थे वो एक्टिवेट हुए, एक्टिवेट होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर ऐसे एंजाइम या ऐसे प्रोटीन्स निकले जो कि हमारे एंटीजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे एंटीजन्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारी बॉडी ही डिसीज को वो करती है क्योर, लेकिन डिपेंड करता है उसे कैसा ट्रिगर मिलता है, ठीक है। तो उसके बेस पे क्या होता है कि हमें 85% हमारे अंदर जो डिसीज कॉजिंग जीन है वो होमोलोगस है, मतलब कि 70% ऑफ द जो जेनेटिक मटेरियल है वो ह्यूमंस का, वो ज़ेब्राफिश में सेम होता है, और 85% जितना भी डिसीज कॉजिंग जीन होते हैं वो ज़ेब्राफिश में कॉमन होता है ह्यूमन से। फंक्शन ऑफ जीन सर अभी अभी तो पढ़ा है, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। जीन कैरिंग जेनेटिक हेरिडिटरी इन इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जो जीन होते हैं वो जेनेटिक हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। दे कंट्रोल ओवर स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, ये जो होते हैं स्ट्रक्चर और मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी कंट्रोल करते हैं। ये होता है रीशफलिंग ऑफ द जीन एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस वेरिएशन। क्या बताया था मैंने आपको म्यूटेशन के बारे में, देखो क्या है लिखा हुआ, रीशफलिंग ऑफ द जीन एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होती है ना, जब सेक्स होता है यानी कि इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, हमारे जो कोइटस होता है, हमारी जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है जब हम करते हैं ना, तो उसके बेस पे हमारे जो गैमेट्स होते हैं वो फर्टिलाइज करते हैं। फर्टिलाइज करने की वजह से हमारे वो होते हैं जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट बनने की वजह से वो जब एम्ब्रियो बनाते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होते हैं हमारे जो जीन होते हैं वो रीशफल होते हैं मियोसिस और माइटोसिस की वजह से। मियोसिस होती है उनमें, हमारे माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होती है, मियोसिस जो होते हैं वो जर्म सेल्स में होती है। और जो रीशफलिंग होती है जीन की एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो प्रोड्यूस करते हैं वेरिएशंस को। डिफरेंट लिंकेज आर प्रोड्यूस ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर ऑफ द जीन, और जो लिंकेज होती है ना वो प्रोड्यूस होती है बाय क्रॉसिंग ओवर ऑफ द जीन, ठीक है। अब ये क्या बोल दिया सर आपने, लिंकेज मतलब
हमारी बॉडी के अंदर जब दो जीन एक साथ प्रेजेंट होते हैं या फिर सेम टू सेम प्रेजेंट होते हैं तो वो लिंक्ड हो जाते हैं और ये ऐसे क्रॉसिंग ओवर करते हैं। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर करने की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में जो जीन और होते हैं ना वो अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर लेते हैं। मतलब कि मेरे पास फन पॉप की 4 टॉफियां हैं। फन पॉप की टॉफियां कौन भूल सकता है, अगर आपको वो याद नहीं है ना मतलब आपने अपना चाइल्डहुड नहीं जिया। ठीक है, फन पॉप की वो टॉफियां जो फन पॉप के पैकेट में आती थी या फिर क्रैक्स के अंदर जो टॉयज निकलते थे, तो फन पॉप के अंदर जो मैंने, अरे चांद सितारा कौन भूल सकता है, मेरे को पता है आप सब भी वही सोच रहे हो। ठीक है, तो फन पॉप की 4 टॉफियां मेरे पास है, 4 अलग अलग फ्लेवर की हैं, 2 सेम फ्लेवर की हैं। वहीं पे जो दूसरा मेरा दोस्त है वो क्या है, उसके पास भी 4 फन पॉप की 2 टॉफियां हैं, उसके पास 2 सेम आ गई और 4 डिफरेंट आ गई। हुआ क्या, जो 4 हमारे पास थी उसमें तो हम सेटिस्फाइड हैं, जो मतलब 4 4 हैं उसमें तो हम सेटिस्फाइड हैं। एक एक जो दोनों ये 5 ये 5, ये मेरा दोस्त और ये मैं। ठीक है, 4 टॉफियां उसके पास भी डिफरेंट फ्लेवर्स की हैं, 4 टॉफियां मेरे पास भी डिफरेंट फ्लेवर्स की हैं। एक टॉफी उसके पास नापसंद, जो उसको पसंद नहीं है वो वाली है, जो मेरे पास है वो भी मुझे पसंद नहीं है। क्या कर दिया, एक्सचेंज कर लें, बिल्कुल जी एक्सचेंज कर लेते हैं। अरे कैसी बात कर दी, ये देखो ऐसे करेंगे और ये ऐसे कर लेंगे, मतलब कि ये मेरी, ये उसकी, ये मेरी टॉफी, हमने क्या कर दी, एक्सचेंज कर दी। ये तो अब ये क्या, ये टॉफी इसके पास चली गई और ये जो टॉफी थी वो इसके पास चली गई, तो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया। मतलब कि ये दोनों लिंक्ड हो गए और लिंक्ड होने की वजह से क्या हुआ कि उसके अंदर जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री जीन थे वो सारे के सारे चेंज हो गए और चेंज होने की वजह से क्या हुआ, म्यूटेशन हुई। म्यूटेशन होने की वजह से क्या हुआ, कमेंट करो कमेंट। म्यूटेशन करने की वजह से क्या हुआ, फिजिकल कैरेक्टर में चेंजेस आए, वेरिएशंस आए। फिजिकल कैरेक्टर में चेंजेस आने की वजह से हम सब चेंज हो गए। ठीक है, डिफरेंट लिंकेज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर ऑफ द जीन। ठीक है, जेनेटिक्स क्या है, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ जीन हेरिडिटरी एंड वेरिएशंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जेनेटिक्स क्या है, ये एक, जेनेटिक्स क्या है, ये एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ जीन है, हेरिडिटरी और इनहेरिटेंस की और वेरिएशंस की इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। द स्टडी ऑफ हेरिडिटरी एंड वेरिएशन इन रिस्पांस टू जीन इज सेड टू बी जेनेटिक्स। फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स इज नोन एज मेंडल, जहां तक मेरे को पता है, एंड फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स इज नोन एज थॉमस हंट मॉर्गन। इनहेरिटेंस क्या होता है, हेरिडिटरी क्या होता है, हेरिडिटी होता है पासिंग ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन ऑफस्प्रिंग टू अनदर, सॉरी पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब कि पासिंग ऑफ ट्रेड्स, हेरिडिटी क्या होती है, मतलब कि अब मैं बोल दूं मेरे नाखून जो हैं वो काफी ज्यादा चौड़े हैं, मतलब कि मेरी मम्मी की हेरिडिटी है। मेरी जो शक्ल है वो मेरे पापा की हेरिडिटी है, मेरी जो शक्ल है मोस्टली पापा पे गई है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो पापा के ट्रेड्स थे वो मेरे पास आ गए, पापा के मम्मी के ट्रेड्स जो थे मेरे पास आ गए। लेकिन इनहेरिटेंस क्या होता है, प्रोसेस, इनहेरिटेंस। हेरिडिटी को मैं हेरिटेंस भी तो बोल सकता हूँ। तो इनहेरिटेंस मतलब कि ऐसा प्रोसेस जिसमें जो ट्रेट्स होते हैं वो हम पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। मतलब कि आप कोई प्रोसेस कर रहे हो, मतलब कि अच्छा चाय बना रहे हो आप, चाय उसमें लगने वाले जितने भी मटेरियल्स हैं वो सारे के सारे हेरिडिटी होगी कि वो उसमें ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर हम इनहेरिटेंस की बात करें, वो जो प्रोसेस है चाय बनाने का, आप चाय बना रहे हो, चाय के अंदर जो मटेरियल यूज हुए उसे हम हेरिडिटी बोलेंगे। और जो इनहेरिटेंस है वो एक प्रोसेस है, जो आप चाय बना रहे हो पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है, इनहेरिटेंस है। हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स की अगर हम बात करें, जेनेटिक्स की हिस्ट्री क्या है, तो द वर्ड जेनेटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1905। जो वर्ड था जेनेटिक्स उसे विलियम बैटसन ने कॉइन किया था 1905 में। जर्म प्लाज्म थ्योरी ऑफ हेरिडिटी क्या कहती है, जर्म प्लाज्म थ्योरी ऑफ हेरिडिटी कहती है कि जो हमारे अंदर, अब आगे पढ़ेंगे हम इसे, बस ये आगे आने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसे। कोडोन की अगर हम बात करें, एक सीक्वेंस मैंने आपको क्या बताया सबसे पहले, हम एटीजीसी होते हैं, तो जो 3 होते हैं कोडोन से, यानी कि 3 जो बेस पेयर होते हैं वो क्या करते हैं, एक पेयर सीक्वेंस ऑफ 3 बेस पेयर इन डीएनए और आरएनए दैट कोड्स फॉर सिंगल अमीनो एसिड। ठीक है, मतलब कि 3 बेस पेयर का सीक्वेंस, यानी कि अगर एटीजीसी है तो एटीजी, बस एटीजी, ये क्या करेंगे, ये एक बेस पेयर को यानी कि एक अमीनो एसिड को कोड करेंगे, जो कि एक प्रोटीन को कोड करेंगे। ठीक है, मतलब अमीनो एसिड को कोड करेंगे, और अगले जो 3 है वो किसी और अमीनो एसिड को कोड करेंगे, और अगले जो 3 है वो और किसी अमीनो एसिड को कोड करेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, अगर हम बात करें कीमेरो की, कीमेरा क्या होता है, CHIMERA, चिमेरा, चिमेरा कह लो, कीमेरा कह लो, एन एक्सट्रीमली रेयर पर्सन कंपोज्ड ऑफ सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट जाइगोट्स। ठीक है, ये एक एक्सट्रीमली रेयर पर्सन होता है जो कि कंपोज्ड ऑफ सेल्स बाय डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट जाइगोट्स। 2 डिफरेंट जाइगोट्स के कॉम्बिनेशन से जो सेल्स होते हैं उसे बोलते हैं, जो पर्सन बनता है उसे हम बोलते हैं चिमेरा। फॉर एग्जांपल, एक मदर के अंदर ट्विन्स हैं, ट्विन्स के अंदर जाइगोट्स हैं, जाइगोट के सेल्स, जाइगोट के अंदर सेल्स होते हैं ब्लास्टोमेर, जिन्हें हम बोलते हैं डॉटर सेल्स। उन 2 डॉटर सेल्स की मदद से जो जाइगोट की कंट्रीब्यूशन होती है, उस कंट्रीब्यूशन की वजह से 2 अलग-अलग इंसान बन जाना, और वो भी एक अलग-अलग कैटेगरी में। मतलब कि
ये दो जाइगोट है, इसका एक सेल इसके पास चला गया, इसका एक सेल इसके पास चला गया, एक वेरिएशन आ गई जाइगोट के अंदर, उसकी वजह से जो एक डिफरेंट इंसान बनेगा जो बहुत रेयर होती हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें बोलते हैं चिमेरा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कि क्या कभी कभी क्या होता है ना, एक्सट्रीमली रेयर केसेस में एम्ब्रियोनिक स्टेज में ना दो जाइगोट ना फ्यूज करने की वजह से ना क्या करते हैं, कभी एक सेल इसका इसके पास चले जाता है, कभी एक सेल इसका किसके पास चला जाता है। उससे क्या होगा सर, उससे ये होगा कि इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आने वाली थी वो इसके अंदर चली जाएगी, और इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आने वाली थी वो इसके अंदर चली जाएगी, जिसकी वजह से वो जो बनने वाला होगा उसे एबनॉर्मल बन जाएगा, और एबनॉर्मल बनने की वजह से क्या होगा कि वो क्या हो जाएगा, एक डिफरेंट रेयर पर्सन बन जाएगा। एक रेयर मतलब जो ये जनरेशन मोस्टली पाई नहीं जाती, एक बहुत ही रेयर केस होते हैं जिसमें या तो वो क्या हो सकते हैं, इंटरसेक्स भी हो सकते हैं, मतलब कि या तो मेल फीमेल दोनों होंगे, वो तो बहुत कॉमन है। कॉमन नहीं है, वो गलती से एक्सीडेंटल केस में, लेकिन उसे हम चिमेरा नहीं बोल सकते, वो चिमेरा नहीं होता, ये बहुत रेयर केसेस में होता है, ठीक है, जिसमें दो डिफरेंट जाइगोट्स होते हैं, उनके सेल्स की कंट्रीब्यूशन की वजह से क्या बनता है, एक रेयर पर्सन बनता है जिसे हम चिमेरा बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द मेंबर ऑफ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। मैंने बताया ना कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम में जब जीन प्रेजेंट होते हैं तो जीन के प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है कि एक ऐसे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, और एक्सचेंज होने की वजह से क्या होता है, एक्सचेंज होने की वजह से क्या होता है कि जो होमोलो ये क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, क्रॉसिंग ओवर मतलब क्रॉस बन जाता है, क्रॉस, ठीक है। ऐसे होमोजाइगस की क्या बात कर रहे हैं हम, होमोजाइगस, होमो मतलब सेम, जाइगस मींस जाइगोट, तो सिचुएशन इन विच एलीलिक पेयर एलीलिक जीन्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। जाइगोट के ऊपर जो एलीलिक जीन्स प्रेजेंट होते हैं ना, यानी कि जो जीन का अल्टरनेट फॉर्म होती हैं, अगर वो सेम हो यानी कि सिचुएशन में, जैसे टोल हाइट के लिए कैपिटल टी होता है, तो जो है 10th प्लस 1 प्लस 2 में पढ़ के आए हैं उन्हें पता होगा कि जो टोल होमोजाइगस होता है मतलब कि कैपिटल टी या स्मॉल टी, कैपिटल टी यानी कि जो टी होता है जो हमारे टॉल हाइट को रिप्रेजेंट करेगा, वो टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और एक होगा स्मॉल टी जो हमारे ड्वार्फ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जीनोटाइप की अगर हम बात करें, इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ जीन दैट मे बी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, ठीक है। जीनोटाइप को मैं आपको बता चुका हूँ कि एक जेनेटिकल मेकअप है जो कि हमारे स्ट्रक्चरल फंक्शनल रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जो हमारे फिनोटाइप को डिसाइड करेगा। जेनेटिक जीनोटाइप इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, या फिर जेनेटिकल मेकअप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो जीनोटाइप होता है वो जेनेटिकल मेकअप होता है ऑर्गेनिज्म का। फिनोटाइप की अगर हम बात करें, इट इज अ मॉर्फोलॉजी, प्रॉपर्टीज, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिनोटाइप की अगर हम बात करें, शारीरिक तत्व मींस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगर हम बात करें कुछ और ऑर्गेनिजम्स की, जैसे ये होता है द वर्म, जिसे हम बोलते हैं साइनोरफेब्डाइटस एलिगेंस, साइनोरफेब्डाइटस एलिगेंस, जो कि 1970 में सबसे पहले यूज हुआ। ये ट्रांसपेरेंट था, स्मॉल वोम था विद रैपिड लाइफ साइकिल, और रैपिड लाइफ साइकिल के साथ था लार्ज ब्रॉड साइज, ठीक है, और इसका साइज जो था बहुत बड़ा था। ये सिर्फ लर्न करने वाली चीजें हैं जो लर्न ही करनी पड़ेगी, या फिर आप इसकी साइड में पिक्चर बना लो एक, जिसकी वजह से आपको पिक्चर से जल्दी याद रहे। सेल्फ फर्टिल, ये सेल्फ फर्टिलाइज कर सकता है अपने आप को, इसको दूसरे ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं होती फर्टिलाइजेशन के लिए, ये अपने ही अंदर फर्टिलाइजेशन करके अपने ही अंदर रिप्रोड्यूस सेल्फ रिप्रोडक्शन कर सकता है। जीनोम इज आल्सो सीक्वेंस्ड एंड अबाउट 60% ऑफ द ह्यूमन जीन। जो जीनोम होता है वो सीक्वेंस्ड होता है, यानी कि इसका जो जीनोम होता है सीक्वेंस होता है, और जो 60% होता है वो ह्यूमन से मैच करता है। एरेस्टीरिचिया कोलाई क्या होता है, इजीली ग्रोन इन कल्चर, ये कल्चर में ग्रोन कर सकते हैं, रैपिड जनरेशन टाइम होता है, मैनी म्यूटेंट्स अवेलेबल, इसके जो म्यूटेंट्स है वो अवेलेबल होते हैं, मैनी जीन्स इन्वॉल्व, इसके जो जीन्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, इसके अंदर जीन्स होते हैं, प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। लाइफ साइकिल आर वेरी वेल डिफाइंड, जिसकी लाइफ साइकिल होती है वो वेल डिफाइंड होती है, ऑर्गेनाइज होती है, ना ज्यादा ना कम। कैन बी जेनेटिकली इंजीनियर्ड, इसे हम जेनेटिकली इंजीनियर कर सकते हैं, इसके अंदर ऑल्टरेशन कर सकते हैं जीन्स की, इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस कर सकते हैं, या एक वेक्टर के फॉर्म में भी यूज हो सकता है, जब हम बैक्टीरिया के अंदर, या ये खुद ही एक बैक्टीरिया है, जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या करना होता है, कोई जीन ट्रांसफर करना होता है, तो ये उसके लिए जेनेटिकली इंजीनियर टेक्निक के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। कंटेन रूडिमेंट्री क्रोमोसोम्स, रूडिमेंट्री मतलब वो क्रोमोसोम्स होते हैं, रूडिमेंट्री क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि अनडेवलप्ड या वेस्टिजियल हो, जो कि पूरी तरह से डेवलप नहीं होते, जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम जो है बढ़ती रहती है। आप ऐसे सर्च भी कर सकते हैं इस रूडिमेंट्री को प्रॉपर मीनिंग के लिए, बाकी मुझे जितना याद था मैंने वो बोल दिया। मेज की अगर मैं बात करूं, बेस्ट मैप प्लांट स्पीसीज विद साइटोजेनिक जेनेटिक सिस्टम, मेज जो है जिसे हम वतन में मक्का बोलते हैं, शायद मक्का, बेस्ट मैप प्लांट स्पीसीज, ये बेस्ट मैप प्लांट स्पीसीज है विद साइटोजेनेटिक सिस्टम, मतलब कि सेल और जेनेटिकल कॉन्स्टेंट्स जो होंगे इसकी ये बहुत सिमिलर होंगे और बहुत ही अच्छे कोऑर्डिनेटिव वे में होंगे सिस्टम के साथ। मीटिंग मीटिंग टीडियस मींस मीटिंग कर सकते हैं, फर्टिलाइज इजीली कर सकते हैं, बट प्रोड्यूस मैनी हंड्रेड ऑफ प्रोजेनी, और जो होते हैं हंड्रेड ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं। अरेब्डियोप्सिस थैटियाना, ठीक है, अरेब्डियोप्सिस थैटियाना,
इसका मतलब है स्मॉल जीनोम विद लिटिल रेपिटेटिव डीएनए। इसका जो जीनोम होता है वो स्मॉल होता है, रेपिटेटिव होता है डीएनए। शॉर्ट जनरेशन टाइम 6 वीक, इसका जनरेशन टाइम होता है 6 वीक का होता है। मीटिंग टीडियस बट प्रोड्यूस में, हाँ ये भी ऐसे ही है, मीटिंग टीडियस बट प्रोड्यूस हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स, ये हंड्रेड्स था, ये थाउजेंड रुपए जानी है, ठीक है। कैन बी इजीली जेनेटिकली इंजीनियर्ड, जो ये होता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड होते हैं। मैनी म्यूटेंट रैपिडली बिकम अवेलेबल, ठीक है। जो म्यूटेंट्स होते हैं इसके वो रैपिडली क्या करते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग रिप्रोडक्शन साइकिल। एलील्स की अगर मैं बात करूं, इसमें जो है डेफिनेशन ही है बस जितनी भी है। एलील्स है क्या होते हैं, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन दैट कैन अकर ऑन सेम प्लेस ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अमॉर्फ क्या होते हैं, ज़ाइगोमॉर्फ, एलिनोमॉर्फ। मॉर्फ क्या होता है, अ साइलेंट जीन दैट डजंट प्रोड्यूस डिटेक्टेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है। ऐसे जो ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीन जो कि साइलेंट होते हैं, दैट डजंट प्रोड्यूस डिटेक्टेबल प्रोडक्ट्स, मतलब कि ये ऐसे जीन होते हैं जो अपना इफेक्ट शो नहीं करते और साइलेंट होते हैं, मतलब कि अगर इनमें कोई चेंज भी आ गया जीन के अंदर तो वो कोई भी अपना इफेक्ट शो नहीं करेंगे, वो बिल्कुल साइलेंट होते हैं। एनिप्लॉइडी क्या होती है, गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स। और ये एंटीकोडॉन्स क्या होते हैं, कोडॉन्स का उल्टा, मतलब सीक्वेंस ऑफ 3 बेस इन टीआरएनए दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडॉन्स इन एमआरएनए। एमआरएनए होता है, आरएनए के 3 टाइप होते हैं। एक होता है आरआरएनए, अगर मेरी लाइट ठीक से नहीं आ रही है, मेरी शक्ल नहीं आ रही, कोई बात नहीं, आप मेरी शक्ल पे ध्यान मत दीजिए, आप मेरी आवाज पे ध्यान दीजिए और आप मेरी इस पे ध्यान दीजिए। आज थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद योर स्टडीज। आपकी स्टडी होगी और अच्छे से होगी, फिक्र मत कीजिए। आपको मेरी तरफ फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने चैप्टर की तरफ फोकस कीजिए। एंटीकोडॉन्स की अगर मैं बात करूं, अ सीक्वेंस ऑफ 3 बेस पेयर इन टीआरएनए दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू कोडॉन्स। जो सीक्वेंस ऑफ 3 बेस पेयर होता है टीआरएनए में, 3 टाइप के आरएनए होते हैं, आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए। तो एक होता है आरआरएनए जो राइबोसोम्स यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पांसिबल है, एमआरएनए जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पांसिबल है, ठीक है, और ट्रांसलेशन के लिए टीआरएनए रिस्पांसिबल है, ठीक है। तो आरएनए क्या करते हैं, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस। एमआरएनए के पास कोडॉन्स होते हैं जो कि बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन में यानी कि डीएनए की आरएनए में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और जो टीआरएनए होता है वो प्रोटीन आरएनए की प्रोटीन सिंथेसिस वो हाँ जी प्रोटीन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। यही होता है पूरा आरएनए का फंक्शन। लेकिन क्या होता है ना, टीआरएनए के पास एंटीकोडॉन्स होते हैं, एमआरएनए के पास कोडॉन्स होते हैं। तो एमआरएनए के पास जो कोडॉन्स होते हैं वो टीआरएनए के साथ जब कॉम्प्लीमेंट्रीली बाइंड करते हैं ना, तो उसके अपोजिट सीक्वेंसेस की वजह से वो एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। ऐसे एन टू सीक्वेंस अमीनो एसिड्स इन आउटर स्पेसिफाइड बाय एमआरएनए, ठीक है। और इसी की वजह से अमीनो एसिड फॉर्म होते हैं जिसकी वजह से प्रोटीन फॉर्म होते हैं। क्या होता है ना, आरआरएनए होगा वो राइबोसोम सिंथेसिस करेगा और एमआरएनए होगा उसके पास कोडॉन्स होंगे, जैसे कि जीन के पेयर्स होंगे एटीजी ऐसे, एटीजी सीजीए टीजीसी ऐसे, ठीक है। एमआरएनए जब टीआरएनए के साथ बाइंड करेगा ना, तो टीआरएनए के साथ बाइंड करने की वजह से उसके जो टीआरएनए होंगे उसके साथ अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होंगे उसके पास। जैसे अगर एटीजी है तो क्या होगा, टीसीजी ऐसे ही कुछ होगा, एटीजी सॉरी टीएसी होएगा। अब वो टीएसी जिस अमीनो एसिड वो कर रहा होगा ना, सीक्वेंस कर रहा होगा, वो अमीनो एसिड फॉर्म होएगा, उसी वजह से प्रोटीन फॉर्म होते हैं, ठीक है। एंटी एथिकल एंटी एथिकल एंटीथेटिकल मींस ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ सेम एंटीजन प्रोड्यूस्ड बाय एलील जीन, ठीक है। एलील जीन की मदद से जो एंटीजन प्रोड्यूस होता है, मैंने कहा ना कि जीन ही एंटीजन प्रोड्यूस करते हैं, तो आते वो बाहर से ही है, लेकिन जीन को एक्टिवेट करके ना जो जीन टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं उसकी वजह से बीमारी होती है। ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ सेम जीन सम एंटीजन प्रोड्यूस्ड बाय एलीलिक जीन, एलीलिक जीन की मदद से जो एंटीजन प्रोड्यूस होता है उसे हम बोलते हैं एंटीथेटिकल, ठीक है। ऑटोसोम्स की अगर मैं बात करूं, अनोन सेक्सुअल क्रोमोसोम जिन्हें हम बोलते हैं सेक्सुअल क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। नॉन सेक्सुअल क्रोमोसोम, 2 टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम्स, एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। एक होते हैं ऑटोसोम्स जो कि सेक्स क्रोमोसोम से अलग होते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स आर नोन एज ऑटोसोम्स या फिर अनोन सेक्सुअल क्रोमोसोम्स जिसे हम सोमैटिक क्रोमोसोम्स भी बोल सकते हैं। बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म, an equilibrium of 3 or more alleles that has remained constant over a long period of time, ठीक है। an equilibrium of 3 or more alleles, ऐसा equilibrium of 3 or more alleles that has remained constant over a large period of time, ठीक है। ऐसे इक्विलिब्रियम ऑफ 3 और मतलब 3 और मोर एलियंस का इक्विलिब्रियम यानी कि सेम टाइप ऑफ 3 एलियंस जो कि क्या करते हैं, कांस्टेंट रहने की कोशिश करते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसे बोलते हैं बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें तीनों के तीनों कोडॉन्स का इफेक्ट क्या होता है, बैलेंस्ड होते हैं और वो ज्यादा लार्ज पीरियड तक क्या करते हैं, अफेक्ट नहीं करते। क्लोन जीन की अगर मैं बात करूं, अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल विद जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है मॉलिक्यूल विद जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता है ना, क्लोन जीन क्या होते हैं, एक ना क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड को हम आधा कट कर लेते हैं, मतलब रिकॉम्बिनेंट वो
उससे रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस से, और रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस से कट करने के बाद ना जितना भी पार्ट कट होता है उसे निकाल के डीएनए के जितना पार्ट चाहिए होता है उसे कट कर लेते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस की मदद से, और बाद में स्टिकी एंड्स की मदद से उसे डीएनए लाइगेज की मदद से क्या कर लेते हैं, बाइंड कर लेते हैं। वो बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और जीन ऑफ इंटरेस्ट की मदद से उसे हम बोलते हैं क्लोन जीन, जिसे हम क्लोन करते हैं। ठीक है, कोडोमिनेंस की अगर हम बात करें, जीन आर कोडोमिनेंट इफ बोथ एलील्स आर एक्सप्रेस्ड इन हेटेरोजाइगस स्टेट। ठीक है, जीन जो होते हैं वो क्या होते हैं हेटेरोजाइगस स्टेट में। अगर हेटेरोजाइगस मतलब अलग अलग स्टेट में, जैसे ए बी ओ ब्लड ग्रुप हो गया, ए बी ओ तीनों अलग अलग ब्लड ग्रुप्स हैं, लेकिन अगर जब उन्हें मैच करते हैं तो वो जो इफेक्ट शो करते हैं उसे हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। ठीक है, जब सारे के सारे अपने आप को इफेक्ट शो करते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप है, एक होता है ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। ए कॉमन है, बी कॉमन है, ओ कॉमन है, ए बी क्या है, ए बी, ए डोमिनेंट, बी डोमिनेंट, ओ रिसेसिव। ए और बी को जब हम क्रॉस करते हैं ना, तो ए और बी के क्रॉस करने से जो हमारा डोमिनेंट निकलता है ना ए बी, वो भी डोमिनेंट होता है। पर वो दोनों एक साथ आए कैसे, या तो ए आता या बी आता, दोनों कैसे आगे, को डोमिनेंस की मदद से। ठीक है, कोडोमिनेंस की मदद से मतलब ए और बी दोनों ने एक साथ अपने को एक्सप्रेस किया, जिसकी वजह से ए बी ब्लड ग्रुप फॉर्म हुआ। ठीक है, अब कुछ हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। नहीं यार, हिस्ट्री कर लेते हैं, कुछ नहीं होता। 1865 की अगर मैं बात करूं, अरे बहुत गर्मी हो रही है वैसे, और मजा आ रहा है बहुत पढ़ाने में, मुझे सच में मजा आता है। तो हम सब मिलकर पढ़ते हैं ना, मजा आता है। आप प्लीज सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, और क्या चाहिए मुझे ना, मैंने आपसे कुछ मांगे है ना, एक चीज तो मांगता हूँ आपसे, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो ना, है ना, अपना ब्रदर समझ के कर दो। ठीक है, बहुत कॉमन डायलॉग हो गया ना ये, अपना समझ के कर लो। आप एक फैमिली बनाएंगे, बहुत बड़ी फैमिली बनाएंगे। ठीक है, आ जाओ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, फ्री में है बिल्कुल, कोई पैसा तो लगेगा नहीं, और ज्यादा नोटिफिकेशन आएंगे तो नोटिफिकेशन तो आपको चाहिए ही ना, ताकि मैं आपकी जो जो अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगा आप सबके लिए, उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाए। प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, जल्दी। 1865 की अगर हम बात करें, हेरिडिटी ट्रांसफर्ड इन यूनिट्स। हेरिडिटी 1865 में क्या हुआ था, जो हेरिडिटी थी वो ट्रांसमिटेड हुई यूनिट्स में। ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया, कंडक्ट की एक स्टडी ऑन पी प्लांट्स यानी कि पाइसम स्टाइवम में, जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी इन डिस्क्रीट यूनिट्स। डिस्क्रीट यूनिट्स मतलब उन्होंने ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स छोटे छोटे यूनिट्स के फॉर्म में ट्रांसफर करके दिखाई है पाइसम स्टाइवम यानी कि पी प्लांट में। 1869 की बात है, डीएनए आइसोलेटेड बाय फ्रेडरिक मिक्सचर। जो 1869 में फ्रेडरिक मिक्सचर ने डीएनए को आइसोलेट करके दिखाया और उसे नाम दिया न्यूक्लियन। ठीक है, 1879 में बात करें, माइटोसिस को वॉल्टर फ्लेमिंग ने डिस्क्राइब करके दिखाया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल्स। सेल डिवीजन के अंदर जब सेल्स, सोमैटिक सेल्स जब वो कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, तो उसके वॉल्टर फ्लेमिंग ने उन सेल्स को आइसोलेट करके उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। 1882 में क्या हुआ, द एंटायर प्रोसेस ऑफ माइटोसिस वाज डिस्क्राइब्ड। और 1882 में सारे के सारे प्रोसेस को थ्योरेटिकली डिस्क्राइब करके दिखाया, क्योंकि प्रैक्टिकली तो सॉरी थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली डिस्क्राइब करके दिखाया। ठीक है, 1909 की अगर हम बात करें, विलियम वेलहेल्म जॉनसन, वेलहेल्म जॉनसन डिस्क्राइब द टर्म जीन टू डिस्क्राइब जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को डिस्क्राइब करने के लिए जो विलहेल्म या विलियम बोल दो या वेलहेल्म बोल दो, जॉनसन ने क्या किया, जीन टर्म कॉइन की। He also used term genotype and phenotype to distinguish between animals' genetic traits, individual as well as outer appearance. Physical appearance और genetic appearance को define करने के लिए जो विलहेल्म जॉनसन थे, उन्होंने 1909 में जीन, जीनोटाइप और फिनोटाइप रेस्पेक्टिवली कॉइन किया। ठीक है, 1953 में क्या हुआ, डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। ये तो पढ़ा ही होगा आप सबने, नीट के क्वेश्चन में बहुत आता है। 1955 में अगर हम बात करें, ह्यूमन क्रोमोसोम्स करेक्ट द नंबर वाज डिस्कवर्ड बाय, ह्यूमन क्रोमोसोम्स करेक्ट नंबर वाज डिस्कवर्ड बाय जॉय हिम। ये क्या है, आपको भी नहीं समझ में आया, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, कुछ समझ ही नहीं आया। जॉय हिंटेजिक, जॉय हिंटेजिक मतलब जे ओ ई जो, हिंटेजिक एच आई एन टी आई एस आई की सी। मुझे पता है थोड़ा सा उबड़ खाबड़ नाम है, ये मत समझना कि मैंने गलत लिखा हुआ है, थोड़ी देर के लिए कंफ्यूजन, लाइट नहीं है ना, तो लाइट की वजह से मुझे ठीक से दिख नहीं रहा। ठीक है, तो ये जो हिंटेजिक है, जो हिंटेजिक मतलब कि ह्यूमन क्रोमोसोम्स की करेक्ट नंबर को आइडेंटिफाई किया गया, डिस्कवर किया गया बाय जो हिंटेजिक इन ह्यूमन सेल्स 1955 में। 1959 में क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी आइडेंटिफाई हुई थी वेरमोन इंग्रम में। ठीक है, डिफाइंड इन वेरमोन इंग्रम, he identified that a single amino acid substitution is responsible for the molecular abnormality that leads to sickle cell anemia। मतलब कि क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी हुई थी जो 1959 में वेरमन इंग्रम की वजह की मदद से, उन्होंने क्या, ये एक साइंटिस्ट का नाम है वेरमन इंग्रम। वेरमन इंग्रम ने क्या किया, ये अलग अलग है, वेरमन इंग्रम, वेरमन इंग्रम ने क्या किया,
वैनमैन इग्रम ने क्या किया, उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया डेटा सिंगल अमीनो एसिड जो थी, यानी कि आपने सिकल सेल एनीमिया के बारे में पढ़ा होगा ना, कौन सा क्रोमोसोम होता है, जल्दी बताइए। वैसे तो मैं बताने वाला हूँ कि ग्लूटामिक एसिड कन्वर्टेड इनटू वैलिन एट सिकल एट 6th पोजीशन बीटा ग्लोबिन चेन। जो 6th पोजीशन पे जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है ना, 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड जो होता है GUG गेट्स कन्वर्टेड इनटू, सॉरी GAG गेट्स कन्वर्टेड इनटू GUG, दैट इज वैलिन, जिसकी वजह से क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। हमारी बॉडी में जो वो होती है ना आरबीसी की बाइकनकेव शेप होती है, वो सिकल सेल कन्वर्ट हो जाती है, जिससे क्या हुआ, एक बेनिफिट हुआ कि जो साउथ के लोग थे ना, उनमें मलेरिया होने के चांसेस बहुत कम हो गए, क्योंकि जो मलेरिया के जो डिसीज थे ना, उन्हें बाइंड करने के लिए आरबीसी पर साइड से नहीं मिली सिकल सेल होने की वजह से, जिसकी वजह से उनको मलेरिया ही नहीं हुआ, तो मलेरिया के रेजिस्टेंट हो गए वो मलेरिया के लिए। जर्म प्लाज्म थ्योरी, जर्म प्लाज्म थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो बताती है इनहेरिटेंस इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ओनली टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ जर्म सेल। ठीक है, इनहेरिटेंस इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ओनली टेक्स प्लेस बाय द मींस ऑफ जर्म सेल। जो इनहेरिटेंस होती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वो टेक्स प्लेस करती है बाय द हेल्प ऑफ जर्म सेल। जर्म सेल ही तो होते हैं जो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पांसिबल होते हैं, वरना आप और हम कैसे होते हैं। ठीक है, जर्म प्लाज्म की अगर हम बात करें, इट इज अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन इंडिविजुअल। जर्म प्लाज्म जो होता है, जैसे होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस का फ्लूइड मटेरियल, एक होता है साइटोप्लाज्म, सेल का फ्लूइड मटेरियल, वैसे जर्म का फ्लूइड मटेरियल जर्म प्लाज्म। ठीक है, जर्म सेल्स होते हैं ना, जो गैमीट्स होते हैं, स्पर्म और एग, उनका जो साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि उनका जो फ्लूइड मटेरियल होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स, उसे हम बोलते हैं जर्म प्लाज्म, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इट इज अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन इंडिविजुअल। ऑगस्ट वीजमैन गेव जर्म प्लाज्म थ्योरी इन 1893। 1893 में ऑगस्ट वीजमैन ने क्या किया था, ये जर्म प्लाज्म थ्योरी डिस्कवर की थी। अकॉर्डिंग टू जर्म प्लाज्म थ्योरी, ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ सेल। अकॉर्डिंग टू जर्म प्लाज्म थ्योरी की अगर हम बात करें, ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ सेल, जिसे हम बोलते हैं सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स हम बताते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी क्या होती है, ट्रांसमिटेड थ्रू जेनेटिक्स जनरेशन टू जनरेशन। जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इनकी जनरेशन से जनरेशन ट्रांसफर होती रहती है बाय जर्म सेल। The environmental factors are affecting somatic cell but not germ cell। जो environmental factors होते हैं वो somatic cell को affect कर सकते हैं but germ cells को नहीं। Early brief about genetics are, इसको कुछ ब्रीफ करते हैं जेनेटिक्स का। चिल्ड्रन रिसेंबल्स अबाउट देयर पेरेंट्स, जैसे चिल्ड्रन होते हैं, अर्ली ब्रीफ मतलब जेनेटिक्स से कुछ एप्लीकेशंस, जो चिल्ड्रन होते हैं वो पेरेंट्स जैसे क्यों दिखते हैं या फिर पेरेंट्स से सिमिलर क्यों होते हैं, वो जेनेटिक्स की वजह से। एनिमल हैव ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम स्पीसीज, एनिमल्स की जो स्पीसीज होती है वो सेम स्पीसीज की कैसे होती है, विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक्स। प्लांट गिव राइज टू सेम प्लांट, प्लांट जो होते हैं वो सेम प्लांट को कैसे राइज करते हैं, जेनेटिक्स। 1859 में नेचुरल सिलेक्शन गिवन बाय चार्ल्स डार्विन। Natural selection is the process of which animals and plants choose the best environmental for its growth and divide and reference। Environment जो होता है नेचुरल सिलेक्शन चार्ल्स डार्विन ने दी थी 1859 में, जिसकी वजह से उन्होंने बताया था कि जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं उनको एनवायरनमेंट जो जो कंडीशन प्रोवाइड करता है, अगर वो उनके खिलाफ अडेप्टेड हो गए और उनके खिलाफ यानी कि उनके अगेंस्ट जाके नहीं, पर उनके फेवर में ही। सिंपल है ना, आपको गर्मी में रहना है तो आपका शरीर जो है वो गर्मी में रहने के लिए अडेप्ट करेगा, जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। और आपको अगर ठंडी में रहना है, ठंड में रहने के लिए आपको सर्वाइव करेगा, अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई फेवरेबल कंडीशन हो ना हो। ये नहीं कि सामने हीटर रखा हुआ फिर भी आप गर्मी में हो ठंड में हो, है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें जैसे जैसे एनवायरनमेंट जो कंडीशंस प्रोवाइड करता है ना, हम उसी कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए अडेप्ट करते हैं, और तभी हमें नेचर सेलेक्ट करता है उसके लिए। अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हम डेड हो जाएंगे और नेचर हमें एलिमिनेट कर देगा। जैसे डायनासोर्स के साथ हुआ, जिन्होंने जमीन के अंदर रहना शुरू कर दिया था, उन्होंने वो बच गए, और जो जमीन के बाहर रहते थे और उड़ना सीख रहे थे वो मर गए, क्योंकि उड़ने की वजह से उनको इतनी हेल्प नहीं मिली। लेकिन जो जमीन के अंदर रहते थे उनको हेल्प मिली और वो रेडिएशन से बच गए। बाय द वे, यहाँ पर अडेप्टिव रेडिएशन की वजह से उनके अंदर इवोल्यूशन आई, वो अलग बात है, लेकिन वो बच गए। बिटवीन 1856 टू 1863, अब हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। 1856 से 1863 में जो मेंडल थे उन्होंने कंडक्ट किया एक्सपेरिमेंट ऑन पाइसम स्टाइवम। पाइसम स्टाइवम क्या है, पी प्लांट, एंड ही डज एक्सपेरिमेंट ऑन 30,000 गार्डन पी प्लांट, क्योंकि उनके फादर जो थे वो फार्मर थे और ये फार्मर के बेटे थे, तो इन्होंने क्या किया, 30,000 गार्डन पी प्लांट्स को अपने ही जो उनका बाग था, उनका जो फार्म था, उसमें उन्होंने क्या किया, 30,000 गार्डन पी प्लांट्स को स्टडी की है बॉटनिस्ट से। पी प्लांट was selected by Mendel because अब पी प्लांट क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि इजीली ग्रोन थे एंड मेंटेन थे। ठीक है, इजीली ग्रोन एंड मेंटेन, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग, वो इजीली ग्रो कर सकते थे और मेंटेन रह सकते थे एनवायरमेंटल फैक्टर्स में। सेल्फ पॉलिनेटिंग थे, वो अपने अंदर सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते थे, एंड कैन आल्सो डू क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते थे। शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। इट इज एन एनिमल प्लांट, एनुअल प्लांट, सॉरी, ये एक एनुअल प्लांट है जो कि पूरे के पूरे साल रिप्रोड्यूस करता है, पूरे के पूरे साल ग्रो करते हैं। दस मैनी जनरेशंस कैन बी स्टडीड विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी वजह से बहुत सारी जनरेशंस क्या करते थे, बहुत सारी जनरेशंस हम स्टडी कर सकते थे विद द शॉर्ट लाइफ स्पैन या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत सारी जनरेशन को स्टडी कर सकते थे। इट हैज सेवरल कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, उसके यहाँ सेवरल कंट्रास्टिंग ट्रेड्स से 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स बात की थी हमने।
एक थी प्लांट हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पोड शेप, पोड कलर, सीड शेप, सीड कलर। ठीक है। मेंडल कंडक्टेड टू मेन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने दो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्क्राइब किया था। एक थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे, यानी कि सिंगल कैरेक्टर के बेस पे, वन जीन के बेस पे, जिसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। आप मेरे तो ध्यान में देना प्लीज अगर मैं मुड़ता रहा हूँ तो, क्योंकि ये चेयर रिवॉल्विंग चेयर है ना, तो इसके बेस पे घूमने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है, तो पढ़ाने में भी अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। ठीक है। तो एक थे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बेस पे, और एक थे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन के बेस पे। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन मतलब जब उन्होंने वन जीन यानी कि वन ट्रेट को फॉलो किया, या तो उन्होंने सिर्फ हाइट को लिया, या सिर्फ कलर को लिया, या सिर्फ शेप को लिया। ठीक है। तो उसके बेस पे उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस निकाला। अब सर मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, मोनो मींस वन, हाइब्रिड मींस हाइब्रिड कैरेक्टर्स, एंड क्रॉस मींस क्रॉसिंग ओवर। मतलब कि जब उन्होंने एक सिंगल ट्रेट यानी कि हाइट को लिया, और उन्होंने टॉल प्लांट को शॉर्ट यानी कि ड्वार्फ प्लांट के साथ क्या किया? क्रॉस किया, यानी कि रिप्रोड्यूस किया। तो उससे क्या बना? उससे बना एक टॉल प्लांट। वो कैसे? क्योंकि जो टॉल प्लांट होता है वो डोमिनेंट होता है, और जो शॉर्ट प्लांट होता है वो ड्वार्फ होता है। टॉल प्लांट के अंदर कैपिटल टी होते हैं, और स्मॉल प्लांट के अंदर, ड्वार्फ प्लांट के अंदर स्मॉल टी होते हैं, जीन एलील्स होते हैं, जिसकी वजह से जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी बनते हैं 1:1:1:1 में, जिसकी वजह से सारे के सारे कैपिटल टी उनके पास होने की वजह से हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन में, जो हेटेरोजाइगोटिक है ना कैपिटल टी स्मॉल टी, उसमें जो कैपिटल टी है वो क्या करते हैं? डोमिनेंट होता है, और जो स्मॉल टी है वो रिसेसिव होते हैं। तो कैपिटल टी जो होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करने की कैपेबिलिटी रखता है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर जाता है और डोमिनेंट हो जाता है, जिसकी वजह से टॉल प्लांट्स बनते हैं। और जो स्मॉल टी होता है उसको एक पार्टनर की जरूरत होती है अपना इफेक्ट शो करने के लिए, और उसके बाद कोई होमोजाइगस पार्टनर नहीं है, तो वो अपने आप को रिसेसिव रहता है, मतलब हिडन रहता है, जिसकी वजह से क्या होगा? आप अपने आप को क्या करोगे? एक्सप्रेस कर जाओगे, और इसकी वजह से क्या होगा? आपका इफेक्ट शो हो जाएगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डायहाइब्रिड क्रॉस। एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेस पे, सॉरी लॉ ऑफ मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बेस पे उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस किया, जिसने बताया मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में। और दूसरा था इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन के बारे में, जिन्होंने टू जीन्स की स्टडी की, यानी कि दो कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी किया, जिसे हम बोलते हैं कलर से, ये सीड कलर सीड शेप, और पोड कलर पोड शेप। ठीक है। तो कलर और शेप के बेस पे उन्होंने जब क्रॉस किया, तो एक था सीड शेप सीड कलर, वो भी दो टाइप के हो सकते हैं, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। उन्होंने जब दोनों को F1 जनरेशन में किया तो सारे के सारे राउंड येलो आए, लेकिन जब उन्होंने वो डाइहाइब्रिड क्रॉस बनाया यानी कि सेकंड जनरेशन में किया, तो उसकी वजह से चार गैमेट्स बने। तो चार गैमेट्स के बेस पे चार चार मतलब 16 आउटकम्स आए, जिसमें 9 थे राउंड येलो, 3 थे राउंड ग्रीन, 3 थे रिंकल्ड येलो, और 3 थे, एक था रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है। 9:3:3:1 देखा, टिप्स पे आ गए। ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझते हैं क्या है? इट इज द क्रॉस बिटवीन द सेम कैरेक्टर। ये जो क्रॉस है वो सेम कैरेक्टर के बीच में है, बट डिफरेंट ट्रेड्स, लेकिन डिफरेंट ट्रेड्स के बीच में। अब आप क्या क्या गए सर? सेम कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर सेम हो सकता है, जैसे कि हाइट, लेकिन डिफरेंट ट्रेड्स मतलब कहने का है डिफरेंट जीन, यानी कि डिफरेंट जीन के बेस पे, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है। he noticed the first generation to be dominant, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने फर्स्ट जनरेशन टॉल पाई, that is F1 progeny, and in F2 progeny he got both tall and plant in short plants in ratio 3:1। ठीक है। और जो उन्होंने फर्स्ट टाइम में पाया वो था कि उन्होंने जब कैपिटल टी किया, तो सारे पहले तो क्या है? ये F2 की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से। ठीक है। F2 की बात कर रहा हूँ मैं, कि F1 की जनरेशन में सारे के साथ टोल आए 1:1:1:1 में, लेकिन फिर हमने किया, हमने फिर उनके गैमेट्स बनाए, तो क्या बने? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो उससे क्या बना? एक था कैपिटल टी, एक था कैपिटल टी स्मॉल टी, एक था कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक था कैपिटल टी, सॉरी स्मॉल टी। ठीक है। देखो, एक था ऐसे क्रॉस बनाया, पर ठीक से ड्रॉ ना हो रहा तो माफ करना। ये क्रॉस बनाया, एक था कैपिटल टी, एक था स्मॉल टी, एक था स्मॉल टी। ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं F1 के बारे में, तो इसमें क्या बने? सॉरी, F2 के बारे में। तो एक था कैपिटल टी स्मॉल
ये देखो, हमने एक बॉक्स बनाया, यानी जिसे हम कहते हैं पुनेट स्क्वायर, ठीक है। ये है F1, ठीक है। इसमें हम क्या लेंगे, सारे के सारे ये टोल और ये लेंगे, ठीक है, ऐसे। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। सॉरी मैंने कभी ऐसे ड्रॉ नहीं किया माउस के साथ, तो प्लीज थोड़ा सा खराब लग रहा हो तो माफ करना, ठीक है। तो ये ऐसा बन गया। पर अगर हम F2 की बात करें, ठीक है, अगर हम F2 की बात करें तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये देखो, ये कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे आएगा, ये क्या बना, कैपिटल टी, तो यहाँ पे आएगा कैपिटल टी, यहाँ पे आएगा स्मॉल टी, यहाँ पे आएगा कैपिटल टी, यहाँ पे आएगा स्मॉल टी, ठीक है। तो ये बना कैपिटल टी, कैपिटल टी, यहाँ पे आया कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे आया कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे आया स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे आया 1:1:1:1, और यहाँ क्या आया, तीनों कितने टोल है, तो यहाँ पे आया 3, यहाँ क्या है 1, तो 1, मतलब कि 3 क्या है टोल और 3 क्या, 1 क्या है ड्वार्फ, ठीक है। अब हम बात करेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस की। तो डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ये एक ऐसा क्रॉस होता है जो 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स के बीच में होता है और 2 ही डिफरेंट ट्रेड्स के बीच में होता है, मतलब कि इसमें 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स लेते हैं और 2 डिफरेंट ट्रेड लेते हैं। ही क्रॉस राउंड येलो विद रिंकल्ड ग्रीन सीड्स, ये इसमें हम क्या करते हैं, तो रिंकल राउंड येलो लेते हैं रिंकल्ड ग्रीन सीड्स के साथ, और राउंड येलो सीड्स लेते हैं डोमिनेंट F1 पर जाने के साथ, ठीक है। मतलब कि इसमें हमने कलर और शेप ले ली, और हमने 2 ही डिफरेंट ट्रेड्स लेने हैं और 2 ही डिफरेंट कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब शेप और कलर, ट्रेड्स मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर मतलब राउंड और स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड, और कैपिटल वाई मतलब येलो और स्मॉल वाई मतलब ग्रीन। तो 2 डिफरेंट ट्रेड हो गए, 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स हो गए। ही क्रॉस राउंड येलो विद रिंकल्ड ग्रीन सीड्स एंड गॉट ऑल राउंड येलो, बस वही सब हो गया, ठीक है। कि फर्स्ट जनरेशन में तो सारे राउंड येलो आए, सेकंड जनरेशन में मैंने आपको बता दिया ना, नो क्या है, नो राउंड येलो, 3 राउंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड येलो, तो और 1 रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। जीन पूल में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये कॉम्बिनेशन होता है ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। जीनोम की अगर मैं बात करूँ, मैंने बता दिया आपको, टोटल जीनोम जेनेटिक मटेरियल इन अ सेल दैट इज डीएनए। जीन सीक्वेंस की अगर हम बात करें, लेबोरेटरी मेथड दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन एंटायर जेनेटिक मटेरियल ऑफ स्पेसिफिक अरेंजमेंट और सेल बाय कॉल्ड अलाइनमेंट। जीन सीक्वेंस मतलब ये एक ऐसे लेबोरेटरी मेथड होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं द एंटायर जीनोमिक मटेरियल ऑफ स्पेसिफिक अरेंजमेंट, कि हमारा पूरे पूरे जेनेटिक मटेरियल जो है वो किस अरेंजमेंट में फुलफिल्ड है, उसे जिसे हम अलाइनमेंट बोलते हैं, वो जिस सीक्वेंस में प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं जेनेटिक सीक्वेंस। एलिलोमॉर्फिक क्या होते हैं, either of a pair of alternate form of gene that can occupy gene locus on particular chromosome and that control the same character, ठीक है। मतलब कि एक ऐसे पेयर ऑफ अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन जिसे हम एलील बोलते हैं, तो कोई भी ऐसा एलील जो कि जीन लोकस को ऑक्यूपाई करके एक पर्टिकुलर सेम कैरेक्टर को शो करता है, उसे बोलते हैं एलिलोमॉर्फिक। एलिलोमॉर्फिक, एलिलो मींस एलील, मॉर्फिक मींस मॉर्फोलॉजी, मतलब कि मॉर्फोलॉजी इन रिस्पेक्ट टू एलील, ऐसे एलील जो कि मॉर्फोलॉजी शो करने में हेल्प करते हैं उसे हम बोलते हैं एलिलोमॉर्फिक, ठीक है। मेंडेलियन जेनेटिक्स की अगर हम बात करें, हु वाज मेंडल, ही वाज द फादर ऑफ जेनेटिक्स and a botanist who has performed the experiment of pea plant, ठीक है। आपको पता है 7 साल उन्होंने परफॉर्म किया 1856 से 1860 तक, सेक्शन 3 तक। व्हाट डिड ही डू, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे। व्हाई डिड ही डू, बिकॉज उनको ये कैरेक्टर शो करने थे और उनको जेनेटिक्स की स्टडी करनी थी। फाइंडिंग्स उन्होंने फाइंड किया, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं इसलिए मैं भी इनको एक बार स्टडी करूंगा। फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें, मैं आपको भी इतनी ज़्यादा बता चुका हूँ ना, इसलिए फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें, he has coined he has discovered the laws of inheritance of one gene and two gene, mainly law of dominance, law of segregation and law of independent assortment। मैं अभी बताऊंगा आपको, ये फिक्र मत करो, ठीक है। आउटकम्स ऑफ हिज फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें, he got the outcomes in the form of law of inheritance and law of
independent assortment, law of inheritance of one gene मतलब law of dominance, segregation and independent assortment, where and what context is classical genetics used, ये भी क्वेश्चन आते हैं। करंट एप्लीकेशन एंड फुलफिलिंग फ्यूचर प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये करंट एप्लीकेशन जिस बेस पे हम फ्यूचर प्रॉपर्टीज कर सकते हैं, आगे जाके हम फ्यूचर को कैसे डिजाइन कर सकते हैं। हियर इन स्टेज 1 वाई वाज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, बस ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमसे मैंने पूछे थे। हियर इन स्टेज 1 वाई वाज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, स्टेज 2 इंटरडिपेंडेंट, स्टेज 3 कोडिपेंडेंट। मतलब कि मैं समझाता हूँ, कंफ्यूज मत होना। मेंडेलियन जेनेटिक्स इवॉल्व अराउंड द टर्म डीएनए क्रोमोसोम जेनेटिक्स, मतलब जो मेंडेलियन जेनेटिक्स होती है ना, वो मोस्टली डीएनए क्रोमोसोम जेनेटिक्स जीन एलील फिनोटाइप जीनोटाइप इनहेरिटेंस वेरिएशन ट्रेड्स ट्रू लाइंस कैरेक्टर लिंकेज रिकॉम्बिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन इन सब के अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक है। इसमें आप छोटा सा टेबल है ये देख सकते हो कि जो फिनोटाइप है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन जीनोटाइप, और म्यूटेशन से जीनोटाइप चेंज हो जाता है, मतलब फिनोटाइप चेंज हो जाता है, ठीक है। म्यूटेशन क्या है, एक इरिवर्सिबल चेंज इन द सेट ऑफ जीन जो रिवर्सिबल नहीं होता। इसकी वजह से क्या होता है, एलिलोमॉर्फिज्म यानी कि एक न्यू वेरिएशन कोज होती है एलील्स में, जिसकी वजह से क्या होता है, एक हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस एलील्स जो होते हैं वो अफेक्ट होते हैं। It all begins with reshuffling followed by genetic expression and in some instances mutation that leads to variation, ठीक है। ये सब के सब की जड़ म्यूटेशन ही है, ये जो म्यूटेशन है वो रीशफलिंग ऑफ द जीन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इन सम इंस्टेंसेस जो म्यूटेशन होती है वो वेरिएशन कॉज कर देते हैं। म्यूटेशन लीड्स टू वेरिएशन, याद रखना। Phenotype is a qualitative indicator which can't be expressed in terms of any numerical entity, whereas genetic expression is a qualitative। देखो ऐसा है ना, फिनोटाइप जो है ना वो एक क्वालिटेटिव इंडिकेटर है, मतलब कि हमारे बेस पे क्वालिटी मैटर करती है, यानी कि हम कैसी कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, हमारे क्या क्वालिटी शो करते हैं, हमारे हेयर कलर कैसा होगा, स्किन कलर कैसा होगा, वो मैटर करते हैं। डेट कांट बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ न्यूमेरिकल एंटिटी, हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं जो ये सब हमारी बॉडी है, ये हम क्वांटिटी की वजह से शो नहीं कर सकते। अब ये मत कहना लगना कि मेरे अंदर एक लीवर है एक पैनक्रियाज है तो क्वांटिटी हुई ना, नहीं। फिनोटाइप मतलब कि हमारी बॉडी में जितने भी फिजिकल कैरेक्टर्स है, हेयर कलर है, स्किन कलर है, ये सब आप क्वांटिटी मेजर कर सकते हो। हमारा स्किन का कलर क्या है 5, मेजर कर सकते हो, नहीं ना। बस वैसे ही फिनोटाइप जो है वो क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव है। वेयरएज जीनोटाइप एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो हमारा जो जीन है वो क्वांटिटी में मैटर करता है, हमारे अंदर कितने जीन है हमारे अंदर। अब आप कहोगे कि हम ये भी तो बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी में कितने ऑर्गन्स हैं, वो अलग हो गया, वो ऑर्गेनोलॉजी होगी। मैं फिजिकल कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, हमारी बॉडी का कलर क्या है, हमारी बॉडी का शेप क्या है, हमारी बॉडी पतली है कि मोटी है, हमारी बॉडी का स्किन कलर कैसा है, हमारी बॉडी का हेयर कलर कैसा है, हमारे आई कलर कैसा है, हमारे नेल्स कैसे हैं, ये सब तो काउंट नहीं कर सकते ना कि हमारे कैसे हैं, कलर क्या है आपकी स्किन का, काउंट करना नहीं कर सकते ना। तो सिंपल ये है। और बाकी जीनोटाइप की अगर हम बात करें, हमारे अंदर कितने जीन है, कितने बेस पेयर है, कितना जेनेटिक मटेरियल है, टर्म्स ऑफ बोथ नंबर एंड टाइप ऑफ कैरेक्टर इनहेरिटेड, ठीक है। तो हम इसे नंबर और कैरेक्टर दोनों के बेस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एनी चेंज इन द जीन इज नोन एज म्यूटेशन एंड आउटकम ऑफ म्यूटेशन इज वेरिएशन। मैंने आपको बता दिया कोई भी जीन में चेंज होता है उसे बोलते हैं म्यूटेशन, और इसका आउटकम क्या होता है, वेरिएशन। एवोल्यूशन एंड म्यूटेशन गो हैंड इन हैंड। एवोल्यूशन जो होता है और म्यूटेशन जो होती है वो हैंड इन हैंड, साथ साथ पैरेलल ही होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर म्यूटेशन होगी तो एवोल्यूशन होगा, अगर एवोल्यूशन होगा तो म्यूटेशन होगी। बिकॉज ऑफ म्यूटेशन जेनेटिक विल ऑलवेज गॉट चेंज, म्यूटेशन की वजह से जेनेटिक्स जो होगी वो ऑलवेज चेंज होगी, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट फिनोटाइप इज आल्सो गेट्स चेंज। जेनेटिक्स म्यूटेशन की वजह से जीनोटाइप चेंज हो सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उससे हमारा फिनोटाइप भी चेंज होगा। मैंने ये नहीं बोला कि फिनोटाइप भी मतलब कि हमारा जो फिनोटाइप है वो चेंज हो सकता है जेनेटिक म्यूटेशन होने की वजह से, लेकिन कुछ म्यूटेशन ऐसी होती हैं जो साइलेंट होती है। अगर आपने मेरी म्यूटेशन वाली वीडियो देखी होगी ना तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। साइलेंट म्यूटेशन यानी कि हमारे कुछ जीनोटाइप ऐसा होता है, हमारे जीन का मेथड या जीन के पेयर होते हैं, बेस पेयर, वो कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी को कोड नहीं करते, जैसे स्टॉप कोडोन्स हो गए, साइलेंट कोडोन्स हो गए, जो हमारी बॉडी पे अपने इफेक्ट शो नहीं करते, जिसकी वजह से जरूरी नहीं है अब 5 वर्कर्स थे उनमें एक वर्कर चला गया, अब जरूरी नहीं है कि उसके जाने से कोई फर्क पड़ेगा, कोई नया आ जाएगा। अच्छा, अब कोई नया आ गया, वो कुछ काम नहीं कर रहा, उसे हमारा कोई मतलब नहीं है, उसे उसकी सैलरी नहीं मिलेगी और उसे कुछ काम नहीं करना, ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे मशीन काम तो नहीं रुकेगा ना फैक्ट्री का। बस वैसे ही होता है कि अगर कोई जीन चला भी गया कोई दिक्कत नहीं है उससे, जरूरी नहीं है कि वो हमारी बॉडी पे अफेक्ट करेगा ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल वो किसी जीन को कोड कर रहा था, किसी प्रोटीन को कोड कर रहा था, तब वो अफेक्ट करेगा। जब वो किसी चीज को कोड ही नहीं कर रहा तो इफेक्ट पड़ेगा ना, बॉडी जैसी थी वैसी थी, ना के बराबर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ऐसा है, क्योंकि होने ना होने से क्या ही फर्क पड़ जाता है, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करें, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, जिसमें हम फिनोटाइप इज डिपेंडेंट अपॉन जीनोटाइप। सो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन जो होता है, रिसेसिव जीन वाज गॉट नो रोल टू प्ले इन हेटेरोजाइगस स्टेट, बट इन जीनोटाइप रिसेसिव जीन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अगर हम बात करें फिनोटाइप की तो उसमें हमारा जो रिसेसिव जीन है वो कोई रोल प्ले नहीं करता, बट अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो उसमें रिसेसिव जीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये मैंने कुछ
बना के दिखाया है, ध्यान से पढ़ लो, याद आया हो तो पहले भी मैं इसे बना के दिखा चुका हूँ आपको ऊपर। ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी F1 जनरेशन ये बनेंगे जिसे हम 1:1:1:1 कहते हैं। फिनोटाइपिक मतलब टोल है ना सारे के सारे, ये भी टोल है, ये भी टोल है, ये भी टोल है, ये भी टोल है, तो ये टोल हो गया। और ये जो हो गया ये जेनोटाइप मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे के सारे एक है, मतलब 1:1:1:1। अब ये इसमें ये देखो F2 की अगर हम बात करें तो ये कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये भी टोल, ये भी फिनोटाइप देख रहे हैं, ये टोल है, हाँ जी टोल है, कैपिटल टी टोल है, टोल कैपिटल टी टोल टोल, स्मॉल टी क्या टोल है? नहीं, ये ड्वार्फ है। तो ये क्या हो गया, तीन तो टोल हो गए, तो ये तीन हो गए, और एक ड्वार्फ हो गया, तो ये ड्वार्फ हो गया। अब जीनोटाइप देखो कैपिटल टी एक आ गया। अब क्या है कैपिटल टी है? नहीं, कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो एक और आ गया। अब यहाँ पे भी कैपिटल टी है, क्या इसे मैच कर रहे हैं? कर रहे हैं, तो एक और हो गया 1+1 2, और ये कैपिटल स्मॉल टी मतलब ये भी 1 आ गया, तो 1:2:1। ठीक है, आप इसको मत जाना, ये थोड़ा सा गलत बन गया था। ठीक है, तो अगर F3 की बात करें तो F3 कुछ ऐसा बनेगा, ये देखो इसमें ये है ना कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो एक इससे बनेगा, एक इससे बनेगा, तो एक बार हम इससे करेंगे तो ये हो गया, एक बार हम इससे करेंगे तो ये हो गया, फिर इससे हम इससे करेंगे तो ये बन गया, तो ये तीन बनेंगे। ठीक है, नोट की अगर हम बात करें heterozygous allele is more stable because heterozygous condition arises mutation avoids mutation, heterozygous condition में mutation avoid हो जाती है and protect the recessive one from impact of triggered mutation। ठीक है, जिससे क्या होता है ना heterozygous allele जो होता है वो more stable होता है, क्योंकि जो dominant होता है ना वो recessive को क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, recessive को क्या करता है, हाइड कर लेता है, जिससे जो म्यूटेशन होती है वो होती नहीं, और जिसकी वजह से क्या होता है हमारे heterozygous allele जो होते हैं स्टेबल होते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब और प्रोवाइड अ ल्यूसिड अकाउंट ऑफ मेजर फाइंडिंग ऑफ मेंडल, जिसमें हमें मेंडल की मेजर फाइंडिंग्स बतानी है और उनका आउटकम बताना है। हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडेलियन प्रोसीजर एंड आउटकम्स, जो मेंडेलियन प्रिंसिपल्स और आउटकम्स हैं उसके सिग्निफिकेंस बतानी है कि व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडल प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर। इनकॉर्पोरेट फ्लो चार्ट वेरिएबल नेसेसरी, और इन दोनों के क्वेश्चन में 10-10 मार्क्स क्वेश्चन है, इसमें हमें फ्लो चार्ट भी बनाने वेरिएबल नेसेसरी। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, इंट्रोडक्शन बताएंगे इसमें कोर कंटेंट बताएंगे, व्हाट इज बीइंग यूज्ड या फिर व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, और स्प्लिट इट इन सब पॉइंट्स, और सब पॉइंट्स में लिखने हैं। ठीक है, हु वाज मेंडल, मेंडल कौन थे, व्हाट वाज द मेजर फाइंडिंग ऑफ मेंडल, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। ये कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको जो मोस्टली आए हुए हैं। एक्सप्लेन अबाउट द मेंडल एक्सपेरिमेंट एंड 7 कैरेक्टर, मेंडल एक्सपेरिमेंट के बारे में बताना है, 7 कैरेक्टर्स के बारे में बताना है। लॉ ऑफ मेंडल विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, मेंडल के बताने हैं लॉज विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल और फ्लो चार्ट। मोनो हाइब्रिड क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताने हैं। व्हाट वाज मेंडल एक्सपेरिमेंट वो बताने हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडल प्रोसीजर और आउटकम वो बताने हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडेलियन मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड ट्राई हाइब्रिड क्रॉस वो बताने हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस को कैसे बनता है ये देखो, येलो राउंड येलो और रिंकल ग्रीन, मतलब कि राउंड येलो YYWW और रिंकल ग्रीन WY मतलब स्मॉल w, तो ऐसा कुछ बनेगा क्रॉस। ठीक है, जिसमें 9:3:3:1 आएगी। और अगर हम इसके जेनेटिव की रेशियो की बात करें 1:1:2:4:2:1:1 आता है। ठीक है, 1:1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1:1 2:4:2 1:1। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्ट में क्या कहते हैं, ये देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहते हैं कि जो जीन होंगे ना उन्हें सबसे पहले हमने फैक्टर्स का नाम दिया था, जो डिस्क्रीट यूनिट होते हैं, इसकी वजह से ना मेंडल ने उनको फैक्टर्स का नाम दिया था, क्योंकि उन दिनों जीन की इतनी नॉलेज नहीं थी। ठीक है, अच्छा, और लॉ ऑफ डोमिनेंस का कहते हैं कि जो हमारे फिनोटाइप होते हैं और जो हमारी मॉर्फोलॉजी होती है, इट इज कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। ठीक है, और अगर हम बात करें कि डोमिनेंट जीन की, तो एक एलील में 2 जीन प्रेजेंट होते हैं, एक होते हैं डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। डोमिनेंट जीन जो होता है वो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और रिसेसिव जीन जो होता है वो अपने आप हाइड हो जाएगा, यानी कि वो अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ इसमें तो वो सिंपली तो यही बताते हैं इसमें 2 पॉइंट्स। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की अगर हम बात करें तो जब हमारी जो क्रॉसिंग ओवर की बारी आती है तो उसमें हमारे जो जीन होते हैं ना उनके अंदर एलील्स में 2 गैमीट्स होते हैं, यानी कि कैपिटल टी, तो 2 गैमीट्स हो गए ना कैपिटल टी और कैपिटल टी, वो दोनों सेग्रीगेट हो जाते हैं सो डैट कि वह ब्रांडिंग ना कर पाए, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अपना इफेक्ट शो करते हैं, वेदर वो डोमिनेंट होगा कि रिसेसिव होगा, उसके बेस पे वो अपना इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, मतलब कि ये होता है कि कैपिटल टी और कैपिटल टी होता है। ठीक है, ये आगे जाके ये पूरा का पूरा पहले एक पार्ट है। ठीक है, ये आगे जाके क्या हो जाएगा, आगे जाके कैपिटल टी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आगे जाके सेग्रीगेट हो जाएंगे ना,
अभी ये दोनों एक साथ हैं, लेकिन आगे जाके ये गैमीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, गैमीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये आगे जाके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और ये आगे जाके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा, ये आगे जाके किसकी फॉर्मेशन करेंगे, कैपिटल टी और कैपिटल टी, और आगे जाके जो ये थे स्मॉल टी, ये आगे जाके अपने अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे स्मॉल टी और ये बनाएंगे स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब क्या होगा, एक ये 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 एक ये, क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक है, तो ये बनेंगे। ठीक है, ये बनेंगे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ शेड्स एंड ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन की अगर हम बात करें गैमेट फॉर्मेशन की, द एलील ऑफ अ जीन सिग्निफाइज इंडिपेंडेंट ऑफ एलील ऑफ अनदर कैरेक्टर। मतलब कि जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है ना, उसमें ये बोलते हैं गैमेट फॉर्मेशन में आपको पता है कि गैमेट फॉर्म होते हैं। ये देखो, ये जो हो रहे हैं ना, ये गैमेटिक फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, ये गैमेट फॉर्म हो रहे हैं। तो दिस लॉ ये ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द एलील ऑफ अ जीन सेग्रीगेट्स, वो क्या होते हैं, गैमेट्स जो होते हैं, मैंने आपको बताया ना अभी कि गैमेट्स जो होते हैं वो सेग्रीगेट कर जाते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ एलील ऑफ अनदर कैरेक्टर, और फिर वो अपने इंडिपेंडेंट इफेक्ट शो करते हैं। मतलब कि अगर कैपिटल टी होगा तो वो अपना टॉल इफेक्ट शो करेगा, और स्मॉल टी होगा तो वो अपना स्मॉल इफेक्ट शो करेगा। दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू यूनिवर्सली एज अ होल एज इट इज इम्प्लाइड ओनली ऑन अनलिंक्ड कैरेक्टर। ठीक है, जो लिंक्ड होते हैं ये उन पे इफेक्ट शो नहीं करता, जो अनलिंक्ड होते हैं उन पे इफेक्ट शो करता है। अब सर आप क्या बोल गए, ये देखो, ये होता है ना, यहाँ पे आप थोड़ा सा फोकस करना। ये देखो, ये है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दोनों की तरह मिलकर क्या बना रहे हैं, आप इस पर ध्यान दो अभी। ये देखो, ये सबसे पहले ये था कैपिटल टी मल्टीप्लाई बाय स्मॉल टी। ठीक है, ये थी हमारी फर्स्ट। ये होता है डोमिनेंस, क्या कहते हैं कि जो कैपिटल टी होगा वो अपना इफेक्ट शो करेगा, और जो स्मॉल टी होगा वो हिडन रहेगा। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन में है तो मैं बताता हूँ आपको, मत सुना मुझे। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। ये बनाएगा कैपिटल टी, ये बनाएगा कैपिटल टी, ये बनाएगा स्मॉल टी, और ये बनाएगा स्मॉल टी। ये हो गया सेग्रीगेशन, जिसे हम बोलते हैं सेग्रीगेशन। समझ आना, सेग्रीगेशन। ठीक है, अभी क्या होता है, अब जो ये टी है ये अपना इफेक्ट शो करेगा एज टोल। ठीक है, और ये जो है ये इंडिपेंडेंट होकर अपना इफेक्ट शो करेगा ड्वार्फ। ठीक है, तो ये अपने अपने इफेक्ट शो करेंगे, इसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन जब यही दोनों लिंक्ड हो जाएंगे आगे जाके, ये देखो, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, आगे जाके ये बना देंगे ना ये, तो इनके बनाने की वजह से क्या होते हैं कि अब ये जो है कैपिटल टी ये टोल इफेक्ट शो करेगा, तो टोल इफेक्ट शो करने की वजह से ये वाला, ये देखो, तो टोल इफेक्ट शो करने की वजह से क्या होगा कि ये टोल रहेगा पर ये हिडन रहेगा, तो इसे हम बोलेंगे रिसेसिव, और इसे हम बोलेंगे डोमिनेंट। ठीक है, यही होता है बस इसमें मेजरली। अब पढ़ेंगे हम एलिलिक इंटरेक्शंस क्या होते हैं। तो एलिलिक इंटरेक्शंस होते हैं, चार टाइप की होती है। एक एलील्स कैसे अपने आप से इंटरेक्ट करते हैं, तो एक एलील जब इंटरेक्ट करता है तो वो क्या कर सकता है, डोमिनेंट इफेक्ट भी शो कर सकता है, जिसे हम बोलते हैं डोमिनेंस। वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी शो कर सकता है, जैसे कि ब्लेंडिंग हो जाए, आपने रेड और व्हाइट को मिक्स किया, पिंक बदिया पिंक। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आपने ए बी ब्लड ग्रुप देखे, ए बी डोमिनेंट होता है, बी भी डोमिनेंट होता है, लेकिन ए बी जब मिलते हैं तो ए बी ब्लड ग्रुप बनाते हैं, दोनों के दोनों अपने आप को इक्वल इफेक्ट शो करते हैं, मतलब कि कोडोमिनेंस।
और मल्टीपल एलिज्म मतलब कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप, मतलब कि एक होता है ए ब्लड ग्रुप, एक होता है बी ब्लड ग्रुप, एक होता है ओ ब्लड ग्रुप। ये मल्टीपल एलिज्म शो करते हैं, मतलब मल्टीपल एलीज होते हैं, मल्टीपल ब्लड ग्रुप होते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे इसे भी। डोमिनेंस ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है काफी। डोमिनेंस की अगर हम बात करें, अ सप्रेशन ऑफ रिसेसिव कैरेक्टर एंड एक्सप्रेशन ऑफ देयर ओन कैरेक्टर, मतलब कि डोमिनेंस क्या होता है कि आप बड़े भाई हो और कोई छोटा भाई है। ज्यादा गहरा मत समझना, इसे मैं वैसे मजाक में बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। जो बड़ा भाई होता है छोटे भाई को रिसेसिव करता है ना, सप्रेस करता है और उसके सारे खिलौने देता है, या फिर उसे मतलब कम उसे बोलने नहीं देता। तो बस वैसे ही होता है। मैं जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। चलो बड़े भाई को छोड़ दो, जो बड़ी बॉल होती है वो ज्यादा उछलती है, जो छोटी बॉल होती है वो कम उछलती है। तो जो बड़ी बॉल होती है वो अगर हम बड़े उसे दें, मतलब बड़ी बॉल जो होती है छोटी बॉल के ऊपर रख दें, तो वो छोटे बॉल को सप्रेस कर देगी, है ना। तो छोटे बॉल को सप्रेस करने के चक्कर में जो सप्रेशन होता है रिसेसिव फैक्टर का, और अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, तो उसे बोलते हैं डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब दोनों में से कोई भी अपने आप को शो नहीं करेगा, मतलब कि incomplete dominance is the representing inability of both alleles to express fully, मतलब कि it is the inability of the both the alleles to express fully, मतलब दोनों के दोनों alleles की inability है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे fully। इसका हम बेस्ट एग्जांपल देखते हैं स्नैपड्रैगन में, मीरा विलेज जल्पा में, या 4 o'clock प्लांट में। मोस्टली ये एक ही प्लांट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, ये जो रेड कलर लिया हमने और व्हाइट कलर लिया, इन दोनों को जब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं ना, इन दोनों को जब हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक दूसरे के साथ हम जोड़ते हैं, तो क्या बनता है, कैपिटल आर स्मॉल आर। जहां इसे रेड कलर देना चाहिए था पिंक कलर देता है, इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, कोडोमिनेंस क्या होते हैं, व्हेन बोथ एलील्स आर एक्सप्रेस देमसेल्फ टुगेदर। ठीक है, मतलब कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों के दोनों क्या हैं, डोमिनेंट है। लेकिन क्या होगा अगर हम दोनों को एक साथ मिक्स कर दें, ए बनेगा नहीं बी बनेगा, नहीं क्योंकि दोनों तो डोमिनेंट है, तो एक साथ एक्सप्रेस करेंगे दोनों अपने आप को, जिससे क्या बन जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप बन जाएगा, और टीम कर लेंगे अपनी, तो टीम बन जाएगी, तो ए बी ब्लड ग्रुप। When a character is controlled by multiple allelism of a gene is called multiple allelism. Multiple allelism मतलब जब एक कैरेक्टर को मल्टीपल एलीज परफॉर्म करते हैं, जैसे कि स्किन कलर, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जिसे हम बोलते हैं, मतलब जब एक कैरेक्टर को बहुत सारे जीन मिलकर कंट्रोल करते हैं। ठीक है, बस कंट्रोल हो गया। आप अगर बोर हो गए हो तो प्लीज, हो गया बस ऑलमोस्ट। लास्ट पेज है। टेस्ट क्रॉस की अगर हम बात करें, टेस्ट क्रॉस हमें एक पर्टिकुलर जीनोटाइप दे दिया और हमें पता करना है कि अननोन जीनोटाइप कौन सा है, मतलब कि हमें एक जीनोटाइप दे दिया, दूसरा जीनोटाइप दे दिया, और हमें फाइंड करना है कि वो जीनोटाइप कौन सा था। हमें एक कैरेक्टर दे दिया और हमें पता करना है कि वो जीन कौन सा था, जीनोटाइप कौन सा था। तो उससे क्या होगा, टेस्ट क्रॉस यूज करेंगे। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, it is an experiment in which an organism showing dominance for specific trait has to be tested for its genotype, मतलब कि this is the test which shows us the genotype of the particular genotype, means this is the test which helps us to detect which is the unknown genotype। एक बात याद रखो, अननोन जीनोटाइप को फाइंड करने के लिए टेस्ट क्रॉस होता है। टेस्ट क्रॉस में नो ड्रामा नथिंग, सीधा बात करते हैं कि जो टेस्ट क्रॉस होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा F2 जनरेशन में जीनोटाइप आता है ना, उसे हम क्या करते हैं, रिसेसिव पेरेंट के साथ क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। मतलब कि बैक, ये देखो टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ ड्रॉ किया है, जहाँ पे मैंने क्या किया, पहले मैंने पेरेंट्स, पी मतलब पेरेंट्स होता है, और टी से क्या होता है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, हमने टॉल को डॉट से रिएक्ट किया, तो हुआ क्या, F1 जनरेशन में हमेशा की तरह वही बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्या होगा, अब होगा ये कि मैं क्या करूंगा, अब जो ये है ना, ये अब F2 में क्या बना, F2 में मैंने जब इनको क्रॉस किया, हमेशा की तरह वही बना, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मैं आपको बोल दूं कि लेट्स सपोज कि ये जो जीनोटाइप है, मुझे नहीं पता था कि ये क्या है, मुझे नहीं पता था ये क्या है। ठीक है, तो मुझे बस ये दे दिया गया कि ये है, आपको इन्हें क्रॉस करके ये निकालने, और ये निकालने का मुझे बताओ कि ये जीनोटाइप क्या था। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें से जो ये वाला है मैं इसे लूंगा, हेट्रोजाइगस लेना है हमें, हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस को क्या करूंगा मैं, ये रिसेसिव पेरेंट से रिएक्ट करवा दूंगा, मतलब कि मैं क्या करवा दूंगा, कैपिटल टी स्मॉल टी को, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, नहीं ये लो, लो कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस को, ठीक है, हेट्रोजाइगस को स्मॉल टी रिसेसिव पेरेंट से करा दूंगा। रिसेसिव पेरेंट कौन थे, क्या स्मॉल टी, ठीक है।
हेट्रोजाइगस जो निकलेगा ना हमारा F2 जनरेशन में, उसे मैं इससे करा दूंगा रिसेसिव के साथ। ठीक है, क्या निकलेगा हमारा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। सॉरी गाइस, थोड़ा चेंज है इसमें। इसे ना हम यहाँ नहीं करेंगे, इसे हम करेंगे यहाँ पे। इसे मैंने बोल दिया कि इसमें क्या चेंज है, क्योंकि उसका मोस्टली पूछते नहीं है इसका क्या चेंज है, मतलब ये क्या जीनोटाइप है। तो हमने क्या किया, हमने ये जो हेट्रोजाइगस था, इस हेट्रोजाइगस को क्या किया, इस हेट्रोजाइगस को हमने इसके साथ करा दिया। तो उससे क्या बना हमारा, ये बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी को हमने क्या किया, कैपिटल स्मॉल टी से करा दिया, ये बन गया हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। हमें पता चल गया कि क्या था हमारा अननोन जीनोटाइप, ये था कैपिटल टी स्मॉल टी। ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, आ गया हमारा। बस यही होता है इसमें भी। ठीक है, अगर आपको अंडरस्टूड है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो जल्दी। आपकी सपोर्ट चाहिए मुझे, आप नहीं सपोर्ट करोगे तो क्या, कौन सपोर्ट करेगा मुझे, आप ही बताओ। ठीक नहीं बोला मैंने बात? आप सब तो सपोर्ट करते हो हम सबको, हम सबकी फैमिली आप ही तो बनते हो, फिर और कौन बनेगा? आप सबके पास फ़ोन है, आप सबके पास ही आप देख रहे हो, आप सबके पास ही ये राइट है कि आप हमें दे सकते हो वो सब्सक्राइब बटन। प्लीज़ आप दो ना, हम भी तो मेहनत करते हैं ना, आप सभी मेहनत कर रहे हो, हम भी मेहनत कर रहे हैं। बस फ़र्क इतना पड़ रहा है कि आप सबकी मेहनत, आपके लिए रिस्पेक्ट है, हमारे लिए रिस्पेक्ट है, और हमारे लिए रिस्पेक्ट है आपके लिए सब्सक्राइब। आप हमें रिस्पेक्ट दोगे सब्सक्राइब के तौर पे, और हम आपको रिस्पेक्ट देंगे हमारे कंटेंट के तौर पे। तो आप प्लीज़, हम आपकी रिस्पेक्ट बनाए रखेंगे, आप भी प्लीज़ हमारी रिस्पेक्ट बनाए रखिए और सब्सक्राइब करिए प्लीज़। अब अगर हम बात करें बैकक्रॉस की, तो बैकक्रॉस क्या है? अब जैसे हमने टेस्ट क्रॉस में अननोन जीनोटाइप की बात की थी, अब हम बैकक्रॉस में क्या करेंगे? बैकक्रॉस में हम अपनी मर्जी से एक डिजायरेबल कैरेक्टर्स को हम ट्रांसफर करेंगे। पहले क्या हो रहा था, हम देख रहे थे ट्रांसफर करके कि क्या बन रहा था। इस बार हम अपनी मर्जी से डिजायरेबल कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करेंगे। क्या होता है बैकक्रॉस? इज द मीटिंग ऑफ द हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म विद वन ऑफ इट्स पार्टनर विद ऑर्गेनिज्म दैट इज जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स। मतलब कि एक ऐसा क्रॉस जिसमें हम मीटिंग कराते हैं ऑर्गेनिज्म की, हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म की, विद वन ऑफ इट्स पेरेंट्स और विद ऑर्गेनिज्म दैट इज जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स। फॉर एग्जांपल, मेरे अंदर अच्छी राइटिंग स्किल्स हैं, सॉरी, अच्छा मेरे अंदर अच्छी इम्यूनिटी है, तो मुझे भी चाहिए, मुझे ये करना है कि मेरी इम्यूनिटी मुझे बच्चे में भी चली जाए। तो मैं क्या करूंगा, जानबूझ के अपनी जो इम्यूनिटी के जीन्स हैं उसे उस बच्चे में भी डाल दूंगा। तो इससे होगा क्या कि मेरे जो जीन होंगे इम्यूनिटी के वो उसमें भी चले जाएंगे। जैसे होता है ना, रोहित है, कोई मिल गया बोला रोहित, उसके अंदर जादू की शक्तियां हैं और मुझे चाहिए कि उसकी शक्ति कृष्णा कृष्णा में भी जाए। तो मैं क्या करूंगा, जब उसका बच्चा बोर्न हो रहा होगा तो मैं उसकी शक्तियां को, जो जीन्स होंगे शक्तियों से रिलेटेड जीन्स, उन्हें निकाल लूंगा और उसे उसके बच्चे में ट्रांसफर कर दूंगा और उसके अंदर भी बच्चे में कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। तो वैसे ही मैं इसे बताना चाहता हूँ, इसका जो पर्पस होता है ना, वो होता है टू रिकवर अलाइड जीनोटाइप एंड टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग दैट इज जेनेटिकली सिमिलर टू क्लोजर टू द पेरेंट्स। ठीक है, इसका ये पर्पस होता है कि हम डिजायरेबल कैरेक्टर्स को ही उस ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करें जो हाइब्रिड बनने वाला है, जो ऑफस्प्रिंग बनने वाला है, और उसके अलाइड जीनोटाइप को रिकवर करें। मतलब जो जीनोटाइप पेरेंट्स के अंदर है उसके ही जीनोटाइप को हम ऑफस्प्रिंग में क्या करें, रिकवर करें, और उसके अंदर ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या करें, हम सिमिलर और क्लोज टू पेरेंट्स के क्या करें, हम जीनोटाइप को एडवांटेज दें। अब लास्ट लास्ट पेज पढ़ते हैं, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि सटन एंड बोवेरी ने दी थी। ठीक है, वर्क ऑन ग्रास हॉपर, उन्होंने ग्रास हॉपर में वर्क किया था। ग्रास हॉपर में उन्होंने मियोसिस की स्टडी की थी, जो हमें लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताती है। लेकिन अगर हम बात करें थियोडोर बोवेरी, सटन ने क्या किया था, ग्रास हॉपर में वर्क किया था। और अगर हम बात करें थियोडोर बोवेरी की, तो उसने सी वर्चिन पे काम किया था। फॉर प्रॉपर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड क्रोमोसोमल पेयर्स आर नेसेसरी, जिसमें एक प्रॉपर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, क्रोमोसोमल पेयर्स की आर नेसेसरी। पोस्टुलेट्स की अगर हम बात करें, ऑब्जर्वेशन की, क्रोमोसोम्स अकर इन पेयर्स। इन्होंने पोस्टुलेट दिए थे कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर में अकर होते हैं, होमोलोगस पेयर्स में। ठीक है, वन कैरेक्टर फ्रॉम फादर एंड वन फ्रॉम मेरे मदर। ठीक है, जो जो इन्होंने बताया सेकंड पॉइंट, कि एक जो क्रोमोसोम होता है फादर से इनहेरिट होता है और जो दूसरा होता है मदर से। क्रोमोसोम फॉर अ पेयर सेपरेट ड्यूरिंग म्योसिस, जो क्रोमोसोम पेयर होते हैं वो सेपरेट होता है ड्यूरिंग म्योसिस। क्रोमोसोम इन ईच गैमेट, वन क्रोमोसोम इन ईच गैमेट। ठीक है, एक क्रोमोसोम के बाद एक ही गैमेट कैरी हो सकता है। डिफरेंट क्रोमोसोम्स आर असॉर्ट इंडिपेंडेंटली इन जेनेटिक्स इन गैमीट्स। जो डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर देते हैं गैमीट्स में। इंडिविजुअल जीन्स आर फाउंड एट स्पेसिफिक लोकेशंस ऑन अ पर्टिकुलर
chromosomes. The pattern of behavior of chromosomes during meiosis explain as the Mendelian. ठीक है, इसमें सिमिलर बताया हुआ है जो इंडिविजुअल जीन्स होते हैं ना वो स्पेसिफिक लोकेशन पे पाए जाते हैं और पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे ही पाए जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि जब मन किया उठ के चले गए, ऐसा नहीं हो सकता। वो स्पेसिफिक लोकेशन एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम से पाए जाते हैं। The pattern of behavior of the chromosome during meiosis explains as the Mendelian laws as to why and how our genes are inherited। ठीक है, जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर है ना क्रोमोसोम्स का वो हमें मियोसिस के बारे में एक्सप्लेन करता है और हमें बताता है मेंडेलियन लॉज के बारे में कि कब और कैसे और क्यों जो जीन्स होते हैं वो इनहेरिट होते हैं। ठीक है, यहाँ ही हमारे चैप्टर खत्म होता है और हम प्लीज अच्छे से इसे समझें और ये समझें कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, प्लीज अपना ध्यान रखिए और जरूर पढ़ें, अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और ऑफकोर्स पढ़ने पे क्या मजे में भी ध्यान दीजिए, वरना पूरा मजे करिए। ठीक है, आप मेरे साथ बस सब्सक्राइब बटन दबाए रखिए, प्रेस द बेल आइकन। अगर अच्छा आपको नहीं दिख रहा मैं ये लो, ठीक है, शेयर इट द वीडियो इन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, प्लीज सब्सक्राइब मी, शेयर मी, लाइक मी, ये तो सभी बोलते हैं ना, मैं कुछ नया बोलूं? आओ साथियों मिलकर चले, साथ ही एक फैमिली बनाते हैं। अरे क्या जानो तुम, साथ में मजे की राह बनाते हैं। तू समझा? हाँ, नहीं तू समझा नहीं। लाइक कर दो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी और व्यू करो। ठीक है, एक राह बनानी है पूरी और एक बहुत लंबी जर्नी कवर करनी है। ठीक है, दीपक अग्रवाल के साथ ध्यान से देख लीजिए, चारा रोज ही देखने को मिलेगा अब तो। ठीक है, जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा नया कंटेंट देखना है। बहुत मजेदार कमेंट्स आने वाली है। सर्वाइकल को कैसे ठीक करें उसकी भी एक वीडियो आने वाली है। जल्दी जल्दी आप मेरे को सपोर्ट बनाए रखिए, अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे, बहुत मजा करेंगे। बहुत करोड़ों फैमिली तक जाना है अभी तो बहुत करोड़ों व्यूज बनाने हैं, बहुत करोड़ों सब्सक्राइबर्स बनाने हैं, बहुत लंबा चैनल बनाएंगे इसको। ठीक है, थम्स अप करिए और एक आज एक प्रण लेते हैं। प्रण क्या लेंगे आज? एक प्रॉमिस करिए आप मुझे, कमेंट में लिखिए प्रॉमिस कि इस चैनल को हम करोड़ों सब्सक्राइबर्स तक लेके जाएंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी हल्की सी भी मेहनत पे अच्छा लगा, हल्की सी भी मेहनत, आई लव एवरीबॉडी, आई लव एवरीबॉडी, आई लव यू ऑल। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आपको कि अगर आपको हल्की सी भी मेरी मेहनत पे अच्छा लगा तो प्लीज प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। सॉरी ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, पर समझिए कि मैंने आपको हर एक चीज़ डीप में पढ़ाई है। और तब तक के लिए मैं बस आपसे इतना चाहता हूँ कि मुझे सच में प्रॉमिस कीजिए और कमेंट्स में लिखिए कि प्रॉमिस दीपक, प्रॉमिस हम इस चैनल को बहुत लंबे करोड़ों सब्सक्राइबर्स तक लेके जाएंगे। ठीक है, करोड़ों क्या है, बहुत मिलियन ट्रिलियंस तक लेके जाएंगे, मिलियन बिलियंस तक। ठीक है, राह बड़ी है, सपने अधूरे नहीं रहेंगे, क्योंकि आपसे मेरे साथ हो सब पूरा होगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच।